हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका प्लांट फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर मिनरल न्यूट्रिशन। आई होप इसका पहले वाला चैप्टर जो था ट्रांसपोर्टिंग प्लांट वो आप देख लिया और आपको समझ में भी आया। ठीक है, क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट है आपका मिनरल न्यूट्रिशन। सो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको समझना भी पड़ेगा और कुछ बातें आपको दिमाग में भी रखना पड़ेगा, जैसे कुछ एलिमेंट्स के नाम, कौन सा एसेंशियल है और मैक्रो कौन सा है, माइक्रो एलिमेंट कैसा है। ठीक है, सो ये चाहूँ तो मैं सिर्फ ट्रिक बेस पे चैप्टर 10 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, बट ये अगर कोई पहले समझ चुका है तो उसके लिए भी है, और नहीं समझा है, पहले कोई कुछ नहीं जानता तो उसके लिए भी चैप्टर है, क्योंकि हैंड रिटन नोट के साथ में आपका जो एनसीईआरटी भी समझा दूँगा लाइन बाय लाइन। समझना है, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। सो हमको पता है कि सबका बेसिक नीड है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका बेसिक नीड सेम ही है। रोटी कपड़ा मकान नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए सबको एनर्जी के लिए, प्रोटीन चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, सबको चाहिए भाई। फैट चाहिए, फैट मतलब लिपिड, आपका सेल मेम्ब्रेन तभी तो बनेगा ना। न्यूक्लिक एसिड चाहिए, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेम है। ठीक है, वाटर चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होगा? सब सेल में तो होता है, साइटोप्लाज्म में, कंसिस्ट ऑफ वाटर। फिर उसके साथ साथ मिनरल्स भी चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि कोई कोई एंजाइम्स कुछ मिनरल से एक्टिव होते हैं, पढ़ेंगे इसमें हम सब कुछ। ठीक है, सो ये बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैं दिखा देता हूँ आपको बुक से, उसके बाद मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक नीड जो ऑल और लिविंग ऑर्गेनिज्म का है सेम ही होता है, जैसे कि सबको मैक्रोमोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन, मतलब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे, जहां हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा है जो कि प्लांट का ग्रोथ एंड रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होता है। उसका क्राइटेरिया का इस चैप्टर में हम देखेंगे। वैसे 105 एलिमेंट है तो आप थोड़ी सबको एसेंशियल बोलोगे, जिसको एसेंशियल बोल रहे हो उसका क्राइटेरिया क्या है इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, हम रोल देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट का, किस में क्या काम होता है। ठीक है, फिर अगर उनका ना रहे तो उसके वजह से डेफिशिएंसी क्या होता है, जैसे क्लोरोसिस होगा आपका, कुछ का डिफिशियंसी, नेक्रोसिस, प्लांट में टिश्यू डेथ होगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन भी, कि रूट इसको एब्जॉर्ब कैसे करता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे इसको। प्लस डिटेल में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कैसे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आपका फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम, सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेना है। सो स्टार्ट करते हैं, फिर वही है, इस चैप्टर में हम सारा यही सब चीज़ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1860 याद रखना, 1816 में एक साइंटिस्ट थे जुलियन वॉस सेक्स, एक जर्मन बोटनिस्ट थे। इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि सपोज एक कंटेनर है, कोई भी पकड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ आपने प्योर वाटर दे दिया, क्या दे दिया? प्योर वाटर, और डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दिया। क्या? डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, मतलब कि इसका हिसाब है कि इतना देना है तो इतना ही न्यूट्रिएंट देना है, इतना नैनोग्राम देना है सोडियम, इतना नैनोग्राम पोटेशियम, और आपने यहाँ ग्रो करवाया एक प्लांट। ठीक है, एक प्लांट जो है आपने यहाँ ग्रो करवाया, सो ये प्लांट मज़े से ग्रो कर जाएगा इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। प्लस यहाँ एयर का सप्लाई होना चाहिए, एयर तो चाहिए होगा ना, तो एक एरेशन ट्यूब होता है। सो देखो, सबसे पहला बार जुलियन वॉस सेक्स आपने दिखाया कि बिना सॉइल का, इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल्स भी आप प्लांट को आराम से उगा सकते हो, अगर उसका पास सारा कंडीशन आपने डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दिया, एयर दिया तो। ठीक है, और इसी टेक्निक को, ग्रोइंग और प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। सो इस टेक्निक से आप अभी खुद बताना कि सपोज इस प्लांट का जो बढ़िया से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, सपोज मैंने यहाँ डाल दिया सोडियम, और सोडियम मैंने डाल के देखा कि प्लांट का कुछ सिम्टम्स आ रहा है कि ये हो रहा, मतलब सपोज इसका येलो लीव्स हो रहा है, तो मैं क्या कंक्लूजन लूँगा? भाई नॉर्मली ग्रो कर रहा था न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, सोडियम ज़्यादा डालते क्या बीमारी हो रही है, मतलब सोडियम कुछ पंगा कर रहा है। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ से आपने पकड़ लो कैल्शियम निकाल दिया या जिंक निकाल दिया, तो आप देखोगे प्लांट में कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप क्या कंक्लूजन लोगे कि भाई कैल्शियम और जिंक निकालने का वजह से इस सोल्यूशन से प्लांट को ऐसा अफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कैल्शियम और जिंक वो पर्टिकुलर मैकेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है। सो हाइड्रोपोनिक्स से आप ये सब स्टडी कर सकते हो कि कितना चाहिए होता है प्लांट में कोई भी चीज़ या कितना नहीं, इसी से मेजरमेंट किया जाता है, इसी टेक्निक से। ठीक है, सो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्लांट को ग्रो किया जाता है इन डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, डिफाइंड मतलब एक नंबर होगा, ऐसा नहीं कि डाल दोगे 2-4 किलो, ऐसा नहीं।
प्लस इस टेक्निक को एम्प्लॉय किया जाता है टू ट्राई एंड डिटरमाइन द मिनरल एसेंशियल इन प्लांट, कौन सा एसेंशियल है, कितना चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। एंड दिस द एसेंशियल ऑफ ऑल दिस मेथड्स टू कल्चर द प्लांट, किसमें सॉइल फ्री होना पड़ेगा, इसके लिए डिफाइंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स होना पड़ेगा, ठीक है। एंड वाटर जो होगा वो प्यूरिफाइड होना पड़ेगा। एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वही डिफाइंड मिनरल्स बोल रहा है, ठीक है। सो आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच द रूट ऑफ द प्लांट्स फॉर इमर्ज इन ए न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में डाला जाएगा एंड वेर इन एन एलिमेंट ऐड करके देखा जाएगा भाई क्या हो रहा है, या सब्सटीट्यूट करके देखा जाएगा, जिंक का बदले में मैग्नीशियम डाल के देखा क्या होता है, या आप रिमूव करके देखोगे, ठीक है, या अलग अलग कंसेंट्रेशन में देखोगे मिनरल सोल्यूशन डाल के। उसके बाद आपको एक प्लांट ग्रोथ के बारे में एक सुइटेबल एक रिजल्ट मिल जाएगा, भाई इससे ये हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। तो उसके बेसिस पे आप एसेंशियल एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसके डालने ना डालने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो एसेंशियल है ही नहीं, ठीक है। या किसी के डालने से डिफिशियंसी हो रहा है, तो ये सब आप आराम से पता कर सकते हो। सो ये एक जैसे सेटअप है आपका, देखिए एक नॉर्मल एक सेटअप है आपका। ये यहाँ आपका ये डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, ये प्लांट है, आराम से उग रहा है, देखो बिना सॉइल्स, हाइड्रोपोनिक टेक्निक से। और ये एक एरेशन ट्यूब है जो कंस्टेंटली आपका सप्लाई करते रहेगा एयर, ठीक है। और हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इससे जो है प्लांट का ग्रोथ काफ़ी बड़ा, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इन ए शॉर्ट स्पेस एंड इन ए शॉर्ट टाइम। तो इसमें बेसिकली होता क्या, देखो एक रिजर्वेयर होता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का, ठीक है, और वहाँ एक मटर रहता है ताकि मटर पंप कर पाए वाटर को। और एक बेसिकली ऐसा ट्यूब रहता है, प्लास्टिक का ट्यूब, उसको इस तरह से काट दिया जाएगा ताकि देखो दुनिया भर का यहाँ प्लांट डाल पाएंगे, ठीक है। उसको डालने के बाद अब क्या होगा, एक इस तरह से उसका नीचे से एक पाइप इस तरीके से जाता है, और ये पाइप जो होता है ये इंक्लाइन पोजीशन में होता है इस तरीके से, थोड़ा ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है, इंक्लाइन होगा इस तरीके से। और एक नीचे से ऐसा ट्यूब जाएगा। सो ऊपर जाने के लिए भाई पानी प्रेशर चाहिए कि नहीं, तो ये मोटर पंप करेगा वाटर को, न्यूट्रिएंट इस तरीके से जाएगा। और ये न्यूट्रिएंट का जो पाइप है वो आपका ये नॉर्मल जहाँ प्लांट ग्रो कर रहे हैं उस पाइप में एंटर करेगा। और जैसे इंक्लाइन है तो ड्यू टू ग्रेविटी वाटर जो है नीचे आ जाएगा, और जब वाटर ट्यूब का अंदर से नीचे आएगा ना, तो ये प्लांट जो इसका सारा रूट जो है वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में बात होते रहेंगे, पानी लगते रहेगा इस तरह से, और वो वाटर आके यहाँ कंटेनर में रिजर्वेयर में आ जाएगा एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। तो प्लांट को न्यूट्रिएंट जो है जब वहाँ बात होते रहेगा तो प्लांट अपना न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करते रहेगा, ठीक है, जो कि यहाँ दिखा कर एक निकाल के, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स प्लांट ग्रो करने के लिए आपको एक ट्यूब चाहिए, और ट्यूब को स्लाइटली इंक्लाइन पोजीशन में रखोगे, पंप रहेगा जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को सर्कुलेट करेगा, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन फ्लो डाउन द ट्यूब कैसे, एंड रिटर्न टू द रिजर्वेयर ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इंक्लाइन पोजीशन में रहेगा, ठीक है। इंसेट शो प्लांट हुस, यहाँ दिखा दिया कि प्लांट जो है कंटिन्यूसली बात होते रहता है, और एरेशन तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, एयर वहाँ मिलता रहेगा। सो और एरो जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखाएगा। इस तरीके से हाइड्रोपोनिक्स काम करता है, ठीक है। सब सारा मुद्दा हाइड्रोपोनिक्स का ख़त्म। अब आता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, ठीक है, क्राइटेरिया का एसेंशियलिटी क्या। सो मैं शॉर्ट्स नोट से दिखाई दूंगा, यहाँ बस समझा दे रहा हूँ, देखो। सो 3 क्राइटेरिया होता है, आप किसी एलिमेंट को टोटल, और एक चीज़ हाइड्रोपोनिक्स जो है, हाइड्रोपोनिक्स इस्तेमाल करके काफ़ी वेजिटेबल्स कमर्शियल स्टेज में ग्रो किया जा रहा है वेरी लार्ज अमाउंट में, लाइक वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस, याद रखिएगा ये, ठीक है। ये सब ग्रो किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स की मदद से। नाउ एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स का बात करें तो अभी तक 105 जो है डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुका है, उसमें से मोर देन 60 एलिमेंट्स प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं, अलग अलग प्लांट एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। कोई प्लांट आपका सेलेनियम भी एब्जॉर्व करता है, कोई गोल्ड भी एब्जॉर्व करता है, कोई प्लांट। और ये एक बड़ा एरिया है, यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है, तो न्यूक्लियर से स्टोनशियम निकलता है, और बाद में यहाँ कोई प्लांट अगर होगा ना तो क्या होगा, स्टोनशियम भी आएगा यहाँ में, तो सब प्लांट स्टोनशियम भी एब्जॉर्व करते हैं, कोई प्लांट का नाम नीचे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा ये बात। और आजकल तो ऐसा टेक्निक हो चुका है कि अगर बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में भी मिनरल्स प्रेजेंट है, दैट इज -10⁸ ग्राम पर मिलीलीटर जो भी प्लांट एब्जॉर्व कर रहा है, तो भी आप मेजर कर सकते हो। सो आउट ऑफ 105 एलिमेंट 60 प्लांट एब्जॉर्व करता है, उसमें से 17 एलिमेंट जो है वो एसेंशियल है, ठीक है, 17 एलिमेंट जो है वो एसेंशियल है। अब वो एसेंशियल का क्राइटेरिया क्या है वो दिखाएंगे। सो क्राइटेरिया है कि वही एलिमेंट्स को आप एसेंशियल बोलोगे जो एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब चाहिए ही चाहिए नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। उसके एब्सेंस में प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा नहीं। मतलब ऐसा एलिमेंट, सपोज मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम आपका कहाँ क्लोरोफिल का सेंटर में प्रेजेंट होता है, सो इसके बिना क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं, तो ये चाहिए, तो इसको आप क्या बोलोगे, एसेंशियल, पहला क्राइटेरिया।
दूसरा क्या है कि वो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक होना पड़ेगा एंड नॉट रिप्लेसेबल। ऐसा नहीं कि यहाँ मैग्नीशियम को आके आपका सोडियम रिप्लेस कर देगा क्लोरोफिल के सेंटर में, तो बनेगा ही नहीं, क्लोरोफिल सिंथेसिस होगा ही नहीं। सो इट शुड बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल, ठीक है। और उसका डिफिशियंसी हो गया, अगर वो नहीं रहा तो डिफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। तो सिम्टम्स आ जाएगा अलग अलग। थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि जो भी एलिमेंट होगा डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। सो अगर ये 3 क्राइटेरिया दिखाता है तो वो आप उसको क्या बोलोगे, एसेंशियल एलिमेंट। मस्ट एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए, स्पेसिफिक, नॉन रिप्लेसेबल एंड दैट शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, ठीक है। सो यही यहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए रुका के, कोई बात नहीं, ये नोट्स में शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो एसेंशियल एलिमेंट्स का भी बात हो चुका है, ये चीज़ क्राइटेरिया भी मैंने पढ़ लिया, यहाँ सब चीज़ एकदम बढ़िया से समझाया हुआ है शॉर्टली, ठीक है, ताकि दिमाग में रहे। मतलब नाउ अब जो एसेंशियल एलिमेंट का हमने क्राइटेरिया देखा ना, वो कितना अमाउंट में चाहिए बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि वो कितना अमाउंट में चाहिए, उसके बेसिस में न्यूट्रिएंट 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, कितना, सो 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट का प्रेजेंट होना पड़ेगा। डेट इज सपोज एक प्लांट का वेट है 50 kg, उसमें से 20 kg वाटर है, सो वाटर को निकल कर ड्राई वेट कितना बचा, 30 kg। सो उस प्लांट का जो 30 kg है उसमें से पर kg कितना होना पड़ेगा, 10 मिलीमोल से ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। तो उस न्यूट्रिएंट्स का आप क्या बोलोगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और जो न्यूट्रिएंट 10 मिलीमोल से पर kg ऑफ ड्राई वेट कम है उसको क्या बोलोगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कम अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट्स को, ठीक है। सो इसमें आ जाता है आपका 9 एलिमेंट और इसमें आ जाता है आपका 8 एलिमेंट। सो कितना 9 8 कितना हो गया, 17 एसेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक है ना। कैसे याद रखें, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या याद रखना, मैक्रो मतलब ज़्यादा, बड़ा। सो मैंने तुमको चाय वही के बारे में पूछा और तुमने कार मांग लिया, मतलब बहुत बड़ा चीज़ मांग लिया तुमने, तुमको चाय पीने पूछा, तुमने कार मांगा, डेट इज़ चांस पाके मांगे कार, याद रखना। डेट इज़ चांस को CON लिखोगे एस, पाके से पीके, मांगे से mg, ठीक है, एंड कार से कैल्शियम। डेट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। देखो ये हो गया आपका क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसमें से भी आपका जो है डेट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपका बेसिकली कहाँ से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से आराम से मिल जाता है। और नाइट्रोजन जो होता है या बाकी सब, वो सब आपको सॉइल से ही प्लांट्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, ठीक है। सो सिंपल सा ट्रिक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट 8 होते हैं। सो छोटी बात है ना, माइक्रो मतलब छोटा, तो इससे याद रखना ना। एक किसी का दिल टूट गया, उसको लगा वो छोटा हो गया, तो उसने पूछा मतलब जाने मन मोहब्बत क्यों निकाल फेंकी, ठीक है, जाने मन मोहब्बत क्यों निकाल फेंकी। जाने का याद रखना जिंक, मन से याद रखना मैंगनीज, मोहब्बत से एमओ से याद रखना मोलिब्डेनम, मोहब्बत का बी से याद रखना बोरोन, क्यों CUUN लिखना है, CYUN, ठीक है, क्यों, ताकि हम कॉपर रीड कर पाए, ट्रिक याद रखना। जाने मन मोहब्बत क्यों निकाल, Na से निकल, Ca से, Cl से क्या, क्लोरीन, फेंकी से सी हमको Fe लेना है, डेट इज आयरन। सो इस तरीके से आप 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट एक झटके में याद रख सकते हो, सिंपल सा बात है। और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो बेनिफिशियरी होते हैं, याद रख लेना, जो हायर प्लांट में चाहिए होता है, सब प्लांट को नीचे होता है, हायर प्लांट को। इसका ट्रिक है, एक लड़का बंदा था नाको, उसको हम बोलते हैं सी नाको, चिढ़ाते हैं, ठीक है। डेट इज सिलिकॉन, सेलेनियम, ये क्या है, सोडियम एंड CO से क्या है, कोबाल्ट। सो माइक्रो, मैक्रो एंड बेनिफिशियरी एलिमेंट याद रखना है, ठीक है। ऑन द बेस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ये 3 कैटेगरी है, ये 2 माइक्रो एंड मैक्रो है, बेनिफिशियरी तो हायर प्लांट्स में होता है। नाउ एसेंशियल एलिमेंट को भी आप फर्दर 4 ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हो बेस्ड ऑन द डाइवर्स फंक्शन। क्या, उसके डाइवर्स फंक्शन के बेसिस पे आप उसको फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, फंक्शन के बेसिस पे एसेंशियल एलिमेंट्स को। डेट इज के ऐसे कंपाउंड ऑफ बायोमोलिकुल्स का कंपाउंड, और बायोमोलिकुल्स है मतलब क्या, स्ट्रक्चरल एलिमेंट सेल का बनाएगा। और इसमें कौन आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे कौन, डेट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। भाई ये सारा बायोमोलिकुल्स में रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 है कि नहीं है। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड से बना है, तो NH3COOH, देखो सब है, ठीक है। आप लिपिड्स का बात करो तो उसमें भी होता है, ठीक है। आप न्यूक्लिक एसिड का बात करो तो उसमें भी नाइट्रोजनस बेस सब कार्बन सब रहेगा ही। सो बेस्ड ऑन द कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिकुल्स ये 4 आ जाता है आपका, ठीक है। एंड सेकेंड कैटेगरी में डिवाइड होता है ऐसे कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी के साथ रिलेटेड, जैसे ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो क्या होगा आपका, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फोरस इन ATP। सिमिलरली क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट है, मैंने बोला था मैग्नीशियम प्रेजेंट रहेगा सेंटर में, ठीक है। तो याद रखना एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड का एग्जाम्पल ये।
सम एंजाइम एक्ट एज एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर, ठीक है। सम एंजाइम्स और सम एलिमेंट्स एक्ट एज एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर ऑफ सम एंजाइम्स, याद रखना है। डिटेल्स में इसका पर मैं फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। डेट इज मैग्नीशियम एक्ट एज एक्टिवेटर फॉर रूबिस्को रेबुलस बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, क्यों नाम है सब 12th में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस जान लो कि मैग्नीशियम एक्टिवेटर हिसाब से काम करता है रूबिस्को एंजाइम के लिए एंड पेप एंजाइम के लिए, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। सिमिलरली जिंक ऐसा है जो आपका एक्टिवेशन में हेल्प करता है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस एंड कार्बोक्सिक पेप्टाइडेस, बायोमोलिकुल्स में भी इसको पढ़ाया था मैंने। एंड प्लस आपका मोलिब्डेनम हेल्प करता है आपका नाइट्रोजनस एंजाइम्स का, उसमें नाइट्रोजनस एंजाइम्स का एक्टिवेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हम इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे। क्योंकि बायोमोलिकुल्स में हमने क्या पढ़ा था कि कोई एंजाइम्स रहता है जो ओनली सर्टेन प्रोस्थेटिक ग्रुप के प्रेजेंस में ही काम करता है, वरना ये इनएक्टिव रहेगा। और इससे इनएक्टिव एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, है कि नहीं, एपो एंजाइम। और जब इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप लग जाएगा, मेटल आयंस ये सब, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो ऐसा एंजाइम कंप्लीट एंजाइम जो एक्टिव हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम, ठीक है। ये एक्टिव है होलो एंजाइम, एपो एंजाइम इनएक्टिव है, वो तभी एक्टिव होगा जब उसमें मेटल आयंस लगेंगे। तो ये सब मेटल आयंस एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं, ये सब एंजाइम्स को दिमाग में रखना है। एंड फोर्थ कैटेगरी है कि कोई एलिमेंट्स आपका अल्टर कर देते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल को, जैसे पोटेशियम इज विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा ऑफ द सेल्स प्लांट्स में, ठीक है। सो ये 4 कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, याद रखना है आपको। नाउ अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस चैप्टर में। एक 13 का रूल्स पढ़ना है हमको, 13, और एश्योरिटी है आपको दिमाग में रह जाएगा, हम इसे ही पढ़ेंगे, मतलब वैसे तरीके से हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यार पेन टेप फिर से काफ़ी गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। सो NPK डेट इज नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये जो है इसके हम क्रिटिकल एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन हैवी क्वांटिटीज इन प्लांट, और प्लांट उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाने से इसको फर्टिलाइजर से दिया जाता है और बहुत अमाउंट में दिया जाता है, इसको चाहिए प्लांट को, ये चीज़ याद रखना है, सब क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे 1 by 1 अपना काम, दैट इज नाइट्रोजन का सबसे पहले आते हैं हम, कि क्या काम है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, याद रखना है। सो नाइट्रोजन आर मेनली एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रोजन आपका नाइट्रेट का फॉर्म में मेनली ऑब्जर्व होता है, बट इट ऑल्सो एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, NO2 एंड NH4 आयंस के फॉर्म में ये भी ऑब्जर्व होते हैं, बट मेनली किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। अब काम क्या है नाइट्रोजन का, सो देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब द सेल्स दैट कंटिन्यूसली डिवाइड, और वही सेल्स तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं। तो ये एक सेल है, यहाँ इसका जेनेटिक मटेरियल, एक सेल से जब 2 बनेगा मेरिस्टेमेटिक सेल, तो जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाएगा कि नहीं। जेनेटिक मटेरियल डबल होना मतलब क्या, DNA डबल होना, और DNA क्या से बना हुआ है आपका, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या है, नाइट्रोजन से ही ना नाइट्रोजनस बेस बनेगा, सो ऑब्वियसली नाइट्रोजन तो चाहिए होगा डिवाइडिंग सेल में, क्योंकि DNA जो इसमें न्यूक्लियोटाइड ही ना DNA बना रहा है, और न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन चाहिए। सो तो देखो, तो जनरल नॉलेज से याद हो गया। एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड पता है, प्रोटीन में NH3 ग्रुप रहता है, न्यूक्लिक एसिड में तो है ही है आपका। विटामिन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि विटामिन्स में नाइट्रोजन होना ही पड़ेगा। प्लस हार्मोन, डेट इज मेनली प्लांट का आपका साइटोकिनिन हार्मोन है, उसमें नाइट्रोजन रहता है। एंड क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम हमने देखा वो चारों ओर से सराउंडेड रहता है आपका, किससे, नाइट्रोजन से। इस तरीके से सेंटर में है मैग्नीशियम बट सराउंडेड बाय नाइट्रोजन, तो इसमें भी चाहिए। सो देखो ना कितना आराम से नाइट्रोजन याद हो गया। कोई पूछेगा प्रोटीन में नाइट्रोजन नहीं है तो क्या आप नहीं बोलोगे, ऑब्वियसली है वहाँ। बायोमोलिकुल्स पढ़ के आना अगर ये सब नहीं पता है तो, ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो देखो नाइट्रोजन का खेल खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फॉस्फोरस। तो ये भी जानते हो भाई, ये फॉस्फेट के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, या तो HPO4 या H2PO4 के फॉर्म में, ठीक है। फॉस्फेट के फॉर्म में, याद रख लेना। काम क्या है इसका, तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसे बना होता है आपका, फॉस्फोलिपिड से बनाता है, यहाँ फॉस्फेट होता है, और सेल मेम्ब्रेन आपका लिपिड बाइलेयर से बना रहता है। तो लिपिड है कि नहीं, और फॉस्फेट है कि नहीं, यहाँ फॉस्फेट रहता है। फॉस्फोलिपिड मतलब भी फॉस्फेट है। DNA और RNA में तो होगा ही, है कि नहीं, क्योंकि इसमें आपका फॉस्फोरिक फॉस्फेट ग्रुप होता ही है, DNA हो चाहे RNA हो। न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस 3 कंपोनेंट होगा, डेट इज फॉस्फोरस। तो फॉस्फेट तो होगा ही, ADP में होगा, NADP में होगा, FADH में होगा, इन सब में आपका फॉस्फेट रहेगा ही।
एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन मतलब फॉस्फेट ऐड करना। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो आपका होता है वो क्या में कन्वर्ट होता है, इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट लगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, क्या पढ़ेंगे इसको चैप्टर 14 में, याद रखना, हेक्सोकाइनेस। ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें आपका ग्लूकोज 2 मोलिकुलर पायरुविक एसिड बनता है, उसमें ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर 14। सो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, क्या हेक्सोकाइनेस इसमें हेल्प करता है। प्लस यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आयन्स भी होते हैं, जैसे मैग्नीशियम एंड मैंगानीज भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब रेस्पिरेशन प्रोसेस में। फिर ग्लूकोज आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फ्रुक्टोज आपका फ्रुक्टोज 1,6 2 फॉस्फेट आप लगेगा 6 1 पोजिशन में भी, तो 1,6 20 फॉस्फेट बनता है। तो जहाँ जहाँ फॉस्फेट लगता है उसका फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है, तो फॉस्फेट आ रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली इट विल बी इन्वॉल्व इन फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको याद करने का जरूरी नहीं, सारा पॉइंट यही निकाल कर रख दिया आपका बुक का, मैं बुक में भी दिखा दूंगा, डोंट वरी ना। पोटाशियम, पोटाशियम ऑब्वियसली किस फॉर्म में हुआ है, ऑब्वियसली ये सब ऑब्वियसली याद ही रहेगा। K+ लिखते हैं हम, कैल्शियम जो है कैल्शियम आयन का फॉर्म होगा Ca2+, मैंगनीज Mn2+ लिखते हैं, तो सब ईजी है। कोई चीज़ आपको याद करना पड़ेगा वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। सो पोटाशियम बहुत ज़रूरी है भाई मेस्टेमेटिक टिश्यूज में, चाहे ग्रोइंग मेस्टेमेटिक टिश्यूज हो जहाँ डिवाइजन होगा, ग्रोइंग बर्ड्स है बा लीव्स है या रूट टिप्स, वहाँ इसका बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। प्लस इट हेल्प्स टू मेंटेन एनायनिक कैटायनिक बैलेंस, हमको पता ही है, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ध्यान रख लेना, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये थोड़ा मुश्किल होता है याद रखने का, इसको थोड़ा पॉइंट याद रख लेना। एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट एंजाइम इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, तो कोई एंजाइम्स का एक्टिवेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे कि हमको पता है पोटेशियम हमने देखा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करता है, डेट मीन्स अल्टीमेटली सेल का टर्जिडिटी को कंट्रोल करता है, फ्लैसिड होगा ना टर्जिड होगा, ठीक है। सो देखो पोटेशियम भी आप कितना आराम से बातों से याद रख पा रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका जो है कैल्शियम। सो कैल्शियम इमोबाइल एलिमेंट है। इमोबाइल एलिमेंट मतलब प्लांट में आपका बेसिकली क्या होता है कि ये अगर एक प्लांट है, ये लीफ है सपोज, ठीक है, ये ओल्डर लीफ है। सो ये प्लांट जब मरने को होता है ना, ये ओल्डर लीफ जब मरने को होता है, सो जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं, मोबाइल एलिमेंट, ये उसको, अब ये पत्ता तो झड़ ही जाएगा, मरने वाला ही है पत्ता, तो मरने से पहले ये मोबाइल एलिमेंट जो है ये यंगर लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है, यंगर लीव्स को, कि जाओ भाई मेरा तो कोई काम नहीं, अब मैं मरूंगा, तुम जाओ, ठीक है। याद मतलब ऐसा होता है मोबाइल एलिमेंट। और कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जो इमोबाइल, जैसे कैल्शियम वो इमोबाइल है, इसके साथ ही वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्या बनाता है, दो प्लांट सेल जो आपस में जुड़े रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस लेयर को मिडिल लेमिला बोले रहते हैं। क्या? प्लांट का दो सेल्स, नेबरिंग सेल्स कनेक्टेड रहते हैं, उनके बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला जो कि आपस में क्या से जुड़ते हैं, कैल्शियम पेक्टेट से। किससे? कैल्शियम पेक्टेट। तो ऑब्वियसली अगर प्लांट लीव्स में तो सारा सेल से टच है, तो कैल्शियम पेक्टेट है तो वो नहीं जा पाएगा, इसलिए वो इमोबाइल होता है, ठीक है। सो क्या काम होगा देखो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। ऑब्वियसली ड्यूरिंग सेल डिवीजन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लस इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, जो कि मिडिल लेमिला बनाता है प्लांट का, ऑलरेडी बताया। सो मिडिल लेमिला बन रहा है मतलब सेल डिवीजन होकर ना मिडिल लेमिला बनेगा। सो याद रख लीजिएगा, दोनों पॉइंट यहीं से याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्लस माइटोटिक स्पिंडल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइटोटिक स्पिंडल जब बनता है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो बनता है उसमें भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस ये एक्युमुलेट हो जाता है ओल्डर लीव्स में, अभी बताया, इमोबाइलेशंस, ठीक है। प्लस इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जो भी सिग्नल्स आता है तो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, उसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। ध्यान रखिएगा, मेनली हेक्सोकाइनेस एंजाइम्स को कैल्शियम का मदद चाहिए होता है। प्लस आप मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी देखोगे, छोड़ो वो ह्यूमन में जाते नहीं, प्लांट्स का बात कर रहे हैं। सो ये सारा बात है। देखो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम पेक्टेट बनेगा मतलब सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा, सेल वॉल में फॉर्मेशन, ऐसे ही याद रखिएगा। प्लस सेल बन रहा है तो माइटोटिक स्पिंडल तो बनेगा ही नहीं, ऐसे ही याद रखना, मतलब देखो याद तो रखना है ना, तो ऐसे याद रखना है। सेल डिवीजन होगा तो कैसे होगा, माइटोटिक स्पिंडल बनकर क्रोमोसोम तो सेपरेट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है माइटोटिक स्पिंडल के लिए भी, ठीक है। सिंस कैल्शियम पेक्टेट में तो एक्युमुलेट हो गया यूलर में। अब जब एक सेल से दो बन रहा है माइटोटिक स्पिंडल में है, तो एक सेल से दो बनेगा तो सेल मेम्ब्रेन भी बनेगा, तो ये मेम्ब्रेन फंक्शन के लिए भी बहुत एसेंशियल है, इसे याद रख लेना। और उसी दौरान एक्टिवेशन करवाता है बहुत एंजाइम का, तो कितना ईजी है। आर यू गेटिंग माय ट्रिक? एक ही लाइन से याद हो गया, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है।
ये आपका प्रेजेंट रहेगा कैल्शियम पैक्टेट में, मिडिल लेमिना में, ठीक है। सो आपका मिडिल लेमिना बनने के लिए पहले 1 से 2 सेल डिवीजन करना पड़ेगा, और सेल डिवीजन के लिए पहले माइटोटिक स्पिंडल बनना पड़ेगा, और माइटोटिक स्पिंडल बन के सेल डिफरेंशिएट होगा, डिवाइड होगा, तो 2 सेल मेम्ब्रेन बनना पड़ेगा। सो उससे आप ये 5 पॉइंट याद रख सकते हो। इसी तरीके से याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू मैग्नीशियम, Mg2+ की फॉर्म में ये ऑब्जर्व होता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिंथेसिस। देखो हमको पता है कि इट इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, ये हमको पता है, प्लस ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, ये भी हमको पता है। क्लास 12 में हमने पढ़ा है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है, एक बड़ा सब यूनिट होता है, एक छोटा सब यूनिट होता है। तो उसका बाइंडिंग के लिए mRNA प्रोटीन बनने के लिए आपका मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये याद है, ये हम जानते ही हैं, ठीक है। प्लस ये एंजाइम्स एक्टिवेट करवाता है, दैट इज रुबिस्को एंड पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये भी पॉइंट याद है। इसके अलावा एडिशनल आपको एक चीज़ ध्यान रख लेना कि मैग्नीशियम आपका डीएनए आरएनए का सिंथेसिस में भी हेल्प कर लेता है। सिंपल है, याद रख लेना। तो सारा पॉइंट यही क्लियर हो गया, क्लियर है। नाउ सल्फर, सल्फर आपका सल्फेट का फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, SO4 2-, ठीक है। सो सल्फर जो होता है हमको पता है कि आउट ऑफ द 20 एसेंशियल अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड ऐसा है जो सल्फर कंटेनिंग है, जिससे हम क्या बोलते हैं, CM से याद रख लेना, चीफ मिनिस्टर, डेट इज C से 16, M से मिथियोनिन, याद रख लेना, ठीक है। दिस 2 आर ओनली अमीनो एसिड विच कंटेन सल्फर, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो सल्फर तो होगा यहाँ, तो अमीनो एसिड में तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस में भी सल्फर रहता है, हेल्प करता है, ठीक है। एंड दे आर दी मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरोडॉक्सिन, डेट इज FES। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब हम पढ़ेंगे, 2 दिन बाद ही आ जाएगा उसका भी वीडियो, मैं अच्छे से बना दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम देखेंगे फेरोडॉक्सिन होता है, आयरन होता है, कॉपर आयरन का कॉम्प्लेक्स चेन होता है, 4 कॉम्प्लेक्स होता है, वो सब हम देखेंगे। तो उसमें भी देखो आपका FES फेरोडॉक्सिन में ऐसे कि नहीं, सल्फर इसमें भी रहता है। अभी इतना ही जान लो बस, ठीक है, कि फेरोडॉक्सिन में रहता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व है। प्लस दे आर दी मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सम कोएंजाइम एंड विटामिन्स। कैसे याद रखोगे इसको, तो वोडका से याद रखोगे। वोडका का B से बायोटिन, T से आपका थायामिन, N का से डेट इज C से आपका कोएंजाइम A। तो उसमें भी ये तीनों में बायोटिन, थायमिन एंड कोएंजाइम A भी आपके, कोएंजाइम A में भी आपका क्या सल्फर रहता है, क्लियर है ना। आयरन, आयरन आर मेनली ऑब्जर्व इन Fe3 फॉर्म, Fe3+ फॉर्म में, ठीक है, डेट इज फेरिक आयन में, नॉट इन द फेरस फॉर्म, याद रखना। फेरिक आयन की फॉर्म में ये प्लांट ऑब्जर्व करता है, एंड इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट एज कम्पेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। ऑब्वियसली जाने मन मोहब्बत क्यों निकाल फेंकी, आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट है। सो इन कंपेरेटिवली क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो याद रख लेना आपका आयरन चाहिए होता है। एंड इट इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व है, जो कि 14 में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो फेरोडॉक्सिन में FES देखे तो आयरन तो ले गए, सिमिलरली साइटोक्रोम में भी लगते हैं, वही देखेंगे, अभी ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा आयरन जो है आपका कैटालिस एंजाइम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्टिवेट करता है। और कैटालिस एंजाइम क्या करता है आपका, पेरोक्सिडेस, ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। सो कैटालिस एंजाइम को भी ये एक्टिवेट करता है, याद रख लेना। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, चारों तरफ से सराउंडेड रहेगा नाइट्रोजन, बता रहा हूँ जस्ट, पर इसका फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है आपका आयरन, याद रख लीजिएगा। एसेंशियल इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल बनते समय आयरन का जरूरत पड़ता है। सो सिंपली ये तो याद रहेगा, ये भी दिमाग में रह जाएगा। कैटालिस याद रख लेना, लोहा को काटता है, काटना, कैटालिस याद रख लेना उस तरीके से। और क्लोरोफिल सिंथेसिस में चाहिए, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो 2 बार रटोगे तो हो जाएगा। ये मैग्नीशियम सेंटर में, नाइट्रोजन चाहिए, और बनाने में कौन हेल्प करता है, आयरन, सिंपल है। मैंगानीज जो होता है ये आपका मैंगेनोस आयंस के फॉर्म में, Mn2+ फॉर्म में ऑब्जर्व करता है प्लांट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, डेट इज वाटर का स्प्लिटिंग करके ऑक्सीजन को इवॉल्व करवाता है, जो कि डिटेल्स में हम फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस जानिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करवाता है, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करवाता है। कौन कौन करता है, तो मैंगनीज एंड क्लोराइड। एंड इट ऑल्सो एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट। रेस्पिरेशन में तो हमने देखा है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आपका मैग्नीशियम मैंगनीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग टाइम ओवर, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो हेलो गाइस, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जिंक के साथ।
सो जिंक प्लांट ऑब्वियसली हम देखते हैं क्या जिंक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, यही कॉमन फॉर्म हम देखते हैं जिंक का, ठीक है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ कार्बोजाइलिस एंजाइम्स, अल्कोहल डिहाइड्रेटेस एंजाइम्स, ऑलरेडी हमने देखा था पहले भी। प्लस जिंक में और एक चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट हार्मोन का सिंथेसिस, दैट इज ऑक्सीन। क्या ऑक्सीन, देखो कैसे याद रखोगे, ऑक्सीन, जीन लास्ट में क्या रहा है जीन, तो इसे याद रख लोगे। ऑक्सीन के लिए कौन चाहिए, जीन, जिंक। सो उससे याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कॉपर। तो कॉपर जो है क्यूप्रस आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, डेट इज Cu2+ फॉर्म में। एंड आयरन भी जो था वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, Fe2+ Fe3+। सिमिलरली कॉपर भी कॉपर 2+ तक रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिवर्सिबली, ठीक है। सो सिंस कॉपर क्या होगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, क्योंकि वहाँ मैंने बोला था आपका आयरन कॉपर का कुछ कॉम्प्लेक्स होता है जो कि वहीं देखेंगे, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन एंड along with iron it play important role in electron transport chain। नेक्स्ट आते हैं बोरॉन। एनसीईआरटी से छानबीन के निकाल के बनाया गया इसको, ठीक है। नाउ बोरॉन, तो बोरॉन इस फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, आपको बोरेट आयन के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, याद रख लेना है, ठीक है। BO3 ऐसे याद रख लेना, BO3 1 2 3, बी बनाने में 3 लग रहा है, इस तरह से याद रख लेना, BO3 ऊपर में BO3 3-, या फिर ये B4, तो 3 में कितना लगन चाहिए 4 होगा, 3 में 4 में 3 लगन चाहिए कितना होगा 7, दैट इज O7 2-। कैसे भी इसको याद रख लेना और भाई। एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। देखना कैल्शियम अकेला कुछ नहीं कर सकता, कैल्शियम अपटेक यूटिलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो भैया है बोरोन, याद रखना। सो इसके साथ इसका मतलब कैल्शियम का फंक्शन में ये हेल्प करेगा, कैल्शियम का काम जो करता है उसमें बोरोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे हमको पता था कैल्शियम मेम्ब्रेन को मेंटेन करता, सो ये भी बोरोन भी आपका मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पोलन जर्मिनेशन, ये पहला बार ऐसा शब्द मिल रहा है तो इसको छाप लो भैया, क्वेश्चन आता है कि पोलन जर्मिनेशन में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है, सो कौन, तो बोरोन। एंड सेल एलोंगेशन एंड सेल डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि सेल डिवीजन तो हो ही रहा था आपका कैल्शियम से, सो डिवीजन हो रहा है मतलब क्या, आपका डिफ्रेंशिएट होंगे, मैच्योर्ड होंगे, ठीक है। सो सेल एलोंगेशन एंड सेल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करेगा, मतलब कैल्शियम का काम करने के लिए अपटेक या यूटिलाइजेशन के लिए बोरोन का मदद चाहिए। सो ये सब उससे याद रखना, बस पोलन जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो याद रखना। प्लस कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कौन, तो आपका बोरोन, ध्यान रख लेना, ये था एक पॉइंट ना। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम, ठीक है। तो मोलिब्डेनम जो है ये आपका मोलिब्डेनम O2 के फॉर्म में ही ऑब्जर्व होता है, डेट इज मो और O2 है ना, तो MO2 से याद रख सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनस एंजाइम, ठीक है, एंड नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम, जो कि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखेंगे एंड में, बस अभी याद रख लो किसका कंपोनेंट है। एंड प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट आता है क्लोरीन। सो हमने देखा था मैंगनीज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करता है, तो ये भी वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करता है, दैट इज मंकल, याद रख लेना, मंकल। मैंगनीज एंड क्लोरीन दोनों दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को भी हेल्प करवाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंगनीज भी ये काम करवाता है, मैंने अभी पढ़ाया था, और क्लोरीन भी, तो मंकल से याद रख लेना। एंड नकल से याद रख लेना, नकल, नकल से क्या, Na से सोडियम, K से पोटासियम, NCl से क्लोराइड। नकल आपका क्या में हेल्प करता है, एनानिक कैटानिक बैलेंस में हेल्प करता है, प्लांट सेल में नकल तीनों हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से, तीनों याद रख लेना। नकल, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मंकल, और एनानिक कैटानिक बैलेंस नकल, तीनों करेंगे, ठीक है। सो देखो भैया इतना आराम से ख़त्म हो गया, बुक में जाके देख लो, सारा छान 5 के निकाला हुआ है सारा पॉइंट, ठीक है। बुक पढ़ोगे तो भी कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, बड़ा लगेगा, नोट्स यही देख लेना काफ़ी है ना। क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे आते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ क्रिटिकल कंसंट्रेशन? सो प्लांट में एक न्यूट्रिएंट चाहिए होता है मिनिमम अमाउंट पे, अगर उतना न्यूट्रिएंट नहीं रहा तो प्लांट में आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, डिफिशियंसी आ जाएगा। सो मिनिमम अमाउंट का जो न्यूट्रिएंट चाहिए था ना, उसे ही हम कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल बिलो विच डिफिशियंसी सिम्टम विल अपीयर, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। सो ये देखिए, अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन है तो उसका नीचे अगर आपका प्रेजेंट है तो क्या होगा, डिफिशियंसी होगा ऑब्वियसली, और ज़्यादा प्रेजेंट है तो क्या होता है, एक्सेस जब हो जाता है ना न्यूट्रिएंट्स, तो वो टॉक्सिसिटी की तरह काम करता है, टॉक्सिट हो जाता है, पॉइजन की तरह काम करता है, ठीक है।
सो अगर आपका क्रिटिकल कंसंट्रेशन का नीचे है तो डिफिशियंसी होगा, और ज़्यादा है तो क्या टॉक्सिसिटी दिखाएगा, मतलब टॉक्सिक बन जाएगा, जहर। कोई भी चीज़ ज़्यादा उनसे अच्छा नहीं बोलते हैं ना, ठीक है। सो अगर कोई भी एक प्लांट में अगर डिफिशियंसी है और उसको सामान नहीं मिल पाए तो क्या होगा, लाइसेंस का ग्रोथ रुक के डेथ हो जाएगा, ठीक है। बट वो लाहे डिग्रेड हो रहा है, और अगर उसका सामान आप उसको न्यूट्रिएंट जो चाहिए था वो मिल गया तो उसका डिफिशियंसी जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। व्हेन मिनरल्स आर प्रोवाइडेड एंड डेथ, अगर डेथ हो जाएगा, इफ़ नॉट, अगर नहीं प्रोवाइड हो तो डेथ हो जाएगा डिफिशियंसी के बाद, और अगर प्रोवाइड हो गया तो डिफिशियंसी डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। बुक में समझा हुआ, इससे पॉइंट डायरेक्टली समझा रहा हूँ। और दो चीज़ देखो, ये एक प्लांट है सपोज, ठीक है, ऑलरेडी बताया है ये एक प्लांट है, ठीक है, और इधर से एक छोटा सा एक प्लांट उग रहा है, इधर से यंगर लीव्स है, देखो। अब ये ओल्डर लीफ है, ये मरने वाला है। सो मैंने क्या बोला, प्लांट का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब वो मरने वाले होते हैं कोई भी पार्ट, तो जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं जो जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, उसको ये ओल्डर पार्ट है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये सब न्यू यंगर प्लांट है, न्यूअर लीव्स पकड़ो, ये ओल्डर लीव्स। सो ओल्डर लीफ अब जड़ने वाले हैं तो मोबाइल एलिमेंट को क्या करेंगे, इसको दे देंगे। तुम्हारा मरने से समय आने से पहले उनको पता चल गया मरने वाले हैं, ओल्ड हो गए, तो क्या करेंगे, अपना दे देंगे किसको, न्यूअर प्लांट्स को, न्यूअर लीव्स को, मतलब यंगर लीव्स को। तो यंगर लीव्स में सारा चला गया। तो डिफिशियंसी सिम्टम्स, अगर तेरा ओल्डर टिश्यूज या लीव्स है तो डिफिशियंसी सिम्टम्स किस में आएगा आपका, पहले अगर आपका मोबाइल एलिमेंट है, मोबाइल एलिमेंट अगर है तो डिफिशियंसी सिम्टम्स किस में आएगा, न्यूअर लीफ में ना, ओल्डर लीव्स में। तो किस में आएगा आपका, ओल्डर लीव्स में। क्यों, बिकॉज यहाँ में ही ओल्डर लीव्स से तो अपना मोबाइल एलिमेंट छोड़ दिया, चला जाओ भाई यंगर पार्ट के पास, तो इसका पास तो अवेलेबल हो गया ना न्यूअर लीव्स के पास, तो यहाँ डिफिशियंसी कैसे होगा। अगर मोबाइल एलिमेंट का मतलब अगर मोबाइल एलिमेंट ट्रांसलोकेट हो रहा है, सो डिफिशियंसी सबसे फर्स्ट टेंड टू अपीयर किस में, ओल्डर पार्ट में, क्योंकि ओल्डर पार्ट से मोबाइल एलिमेंट चला गया। और सपोज नाउ लेट मी टेक ब्लैक कलर, ओके, नाउ दिस इज द ओल्डर पार्ट। अब ये लीफ को लेके समझा रहा हूँ, ओल्डर लीफ है, ठीक है। और एलिमेंट है नॉन मोबाइल, जैसे कैल्शियम, सल्फर, ये सब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हेल्प होते हैं, तो प्लांट के साथ जुड़े ही रहेंगे, स्ट्रक्चर में एसोसिएटेड है ना, तो कैसे जाएंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम पेक्टेट बनाता था, ठीक है। सो ये इमोबाइल एलिमेंट है, तो ये जा नहीं सकता। और यंगर लीफ में सपोज पकड़ो किसी चीज़ का कमी है, कैल्शियम हो या किसी चीज़ का, तो क्या ओल्डर लीफ से जा पाएगा, नहीं, क्योंकि ये इमोबाइल है। अगर एलिमेंट अगर इमोबाइल है, नहीं पहुंच पा रहा है यंगर लीव्स के पास, ये यंगर लीव्स के पास, तो डिफिशियंसी सबसे पहले किसका पास आएगा, ओल्डर में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, इमोबाइल है तो गया ही नहीं, तो डिफिशियंसी आपका यंगर लीव्स में सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ पहुंच नहीं पाया, इमोबाइल है, किसी से भी थ्रू से नहीं पहुंच पाया, ठीक है। सो ये दो पॉइंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो डिफिशियंसी ऑफ मोबाइल एलिमेंट अगर है तो फर्स्ट टेंड टू अपीयर किस में, मोबाइल है तो चला जाएगा यंगर से यंग के पास, तो ओल्डर में ही दिखाई देगा ना, ओल्डर से यंग का पास आएगा। और अगर डिफिशियंसी ऑफ इमोबाइल एलिमेंट है तो देन डेट टेंड टू अपीयर्स किस में, ओल्डर के पास तो इमोबाइल रह जाएंगे, यंगर के पास डिफिशियंसी हो जाएगा, भाई कहीं से आ नहीं रहा है। सो ऐसे केसेस में अगर इमोबाइल एलिमेंट का डिफिशियंसी दिखाई देगा तो वो किस में दिखाई देगा, न्यू टिश्यूज या यंग पार्ट्स में दिखाई देगा, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट, डेट इज योर डिफिशियंसी सिम्टम्स। सो डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर प्रॉपर अमाउंट या उतना कंसंट्रेशन में प्रेजेंट नहीं तो भैया डिफिशियंसी तो होना ही है, और डिफिशियंसी होगा तो ऑब्वियसली काफ़ी सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे। सो हमको 4 का बारे में पढ़ लेना है, 4 डिजीज़ के बारे में, किसी चीज़ का डिफिशियंसी होकर ये सब सिम्टम्स दिखाई देगा और अल्टीमेटली कोज करेगा कुछ कंडीशंस, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। दिस डॉग्स आर, क्या बताऊँ, और रात को भी शांति नहीं देते हैं, दिन में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाते, देयर इज सो मच नॉइस, यू नो। ना सी डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या क्या 4 बीमारी हम पढ़ेंगे प्लांट का, दैट इज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब क्या, अनदर साउंड इज कमिंग, लेट मी जस्ट क्लोज द डोर। ये माइक्रोफोन है ना, हर आवाज़ को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए। सो देखो 4 हम डिफिशियंसी सिम्टम्स का बारे में पढ़ेंगे कि इस सब एलिमेंट्स का डिफिशियंसी हुआ तो प्लांट में ये सब सिम्टम्स दिखता है, और उस बीमारी को हम बोलेंगे ये। सो पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब क्या, लूज ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो प्लांट कैसा दिखेगा, इंस्टेड ऑफ ग्रीन येलो ही होने लगेगा प्लांट्स का लीव्स में। नाउ किस किस एलिमेंट का डिफिशियंसी से ये होगा, सो ये सब एलिमेंट का होगा। तो कैसे याद रखोगे, सो ट्रिक है याद रखना ना, मोंक, एक मोंक थे
जो मंजन मांग रहे थे दांत करने के लिए, दंत मंजन बोलते हैं ना, याद रखना। सो मोंक मांगे फिर से मंजन, क्या क्लोरोसिस डिफिशियंसी किसके वजह से होगा, ये ट्रिक है। मोंक मांगे फिर से मंजन। मोंक से याद रखना एमओ से मोलिब्डेनम, एन से याद रख लेना नाइट्रोजन, के से याद रख लेना क्या, पोटासियम। मांगे से याद रख लेना मैग्नीशियम Mg, फिर से याद रख लेना फिर से Fe आयरन, से याद रख लेना सल्फर, मंजन से याद रख लेना Mn दैट इज मैंगनीज। तो देखो आराम से याद हो गया क्लोरोसिस, ठीक है। ये सब का एलिमेंट का डिफिशियंसी की वजह से होगा क्लोरोसिस, ट्रिक याद रख लेना। सिमिलरली नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब आपका प्लांट टिश्यूज का डेथ हो जाएगा ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सम एलिमेंट्स। कौन सा सो इसका ट्रिक है काकू मांगे करीना। एक बूढ़ा काकू थे, उनको बोलते हैं करीना लगबो हमारे, ठीक है, काकू करीना लगबो ठीक है। सो काकू से कैल्शियम याद रख लेना, का से कू से क्या याद रखोगे, कू क्या है कॉपर, मांगे से याद रख लेना Mg सेम, करीना के से याद रख लेना करीना। तो दिस आर एलिमेंट्स का डिफिशियंसी होने से आपका क्या होगा, नेक्रोसिस। सेल डिवीजन का इनिवेशन होगा, ये तो सिंपल है, मोंक्स याद रख लेना, कोई कहानी नहीं है इसमें। मोंक्स नॉट मोंक्स, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर। एंड कोई एलिमेंट का डिफिशियंसी होने से फ्लावरिंग में डिले हो जाता है। सो नॉर्मली ऐसा एक प्लांट है, फ्लावरिंग पूरा एक मोशन में हो रहा है, देखो मोशन में हो रहा है कि नहीं, मोशन में फ्लावरिंग हो रहा है, तो डिले हो गया। अगर मोशन रुक गया तो डिले हो गया। सो सिंपल है, डिले फ्लावरिंग मतलब फ्लावरिंग से याद रख लेना मोशन में हो रहा था फ्लावरिंग, अब वो डिले हो गया, तो मोशन से याद रख लेना मोशन, मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन। समझ रहे हो। सो इम्पोर्टेंट बात ये तो समझ गया हम, इम्पोर्टेंट बात ये है दिखाना चाहता हूँ कि आपको देखो यहाँ में आपका क्लोरोसिस भी आपका पोटेशियम का वजह से हो रहा है, आपका नेक्रोसिस भी पोटेशियम का वजह से हो रहा है, और आपका इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी पोटेशियम का वजह से हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी एक एलिमेंट का डिफिशियंसी होने का वजह से आपको मल्टीपल सिम्टम्स दिख जाएंगे। देखो मल्टीपल बीमारी मल्टीपल प्लांट्स का पार्ट में इफेक्ट करता है। देखो पोटेशियम नहीं रहने से क्लोरोसिस में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, नेक्रोसिस भी रिजल्ट करवाता है, सेल डिवीजन भी रिजल्ट करवाता है, समझो। सिमिलरली मैग्नीशियम होने से देखो यहाँ भी। तो कहने का मतलब ये है कि सेम एलिमेंट आपका मल्टीपल डिफिशियंसी करवा सकता है प्लांट में, अलग अलग पार्ट में, ठीक है। सो आई होप ये चारों एक सिंपल सा ट्रिक से डिफिशियंसी सिम्टम्स सर्व बीमारी आपको रह जाएगा खोपड़ी में, ठीक है। दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, और इस चैप्टर को यहीं से पढ़ लो जितना समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ना है तो पढ़ लेना, एनसीईआरटी देखा के फिर चैप्टर्स को लंबा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि सारा चीज़ उठा के यहाँ लिखा गए हैं। ओके, सो नॉट ये जो है इसका कहानी काफ़ी इजी है, बहुत सिंपल है कहानी। तो देखो इतना ही लाइन में ख़त्म होगा। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिसिटी मतलब क्या, जब आपका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से, हमको पता है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम होने से डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखाएगा, ज़्यादा होने से एक्सेस होने से टॉक्सिसिटी दिखाएगा, मतलब पॉइजन, और प्लांट को उल्टा नुकसान ही तो पहुंचाएगा ना, एक्सेस होके पॉइजनस होके टॉक्सिसिटी दिखा के। सो जब भी प्लांट का अगर ड्राई वेट से 10% अगर वेट उसका रिड्यूस हो रहा है तो समझ लो किसी एलिमेंट का टॉक्सिसिटी हो रहा है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन टॉक्सिसिटी किसका हो रहा है, ठीक है, क्योंकि टॉक्सिसिटी का लेवल अलग अलग होता है। किसी प्लांट में इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए टॉक्सिक है, तो किसी में पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए टॉक्सिक है, पर्टिकुलर अमाउंट में, सो ये वेराई करता है, ठीक है। एंड कभी कभी तो एक एलिमेंट, सपोज एक एलिमेंट है, वो इवन एल्टर या इनहिबिट करता है दूसरा मतलब एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स को लेने या उसका एब्जॉर्प्शन या उसका यूटिलाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। जैसे ये एक है, सो ये दो अपना काम मस्त से कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को भी डिस्टर्ब कर देगा, ऐसा भी होता है इसमें। एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरा को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो उसी का एग्जांपल अब हम पढ़ेंगे मैंगनीज टॉक्सिसिटी, कि मैंगनीज खुद क्या करता है, दूसरों को डिस्टर्ब करता है। किसको मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। कैसे तो मैं बताऊँगा। सो जब मैंगनीज टॉक्सिसिटी होता है, मतलब मैंगनीज बहुत ज़्यादा हो गया, तो प्लांट का लीव्स में आपका ब्राउन स्पॉट हो जाता है। लीव्स में आपका जो है ये ब्राउन स्पॉट और ये सब वेन्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो जालिमिन फोलियम का बने रहते हैं वेन, ऑलरेडी पढ़ा चुका है सब कुछ, ठीक है। सो एक क्लोरेटिक वेन हो जाता है, मतलब लाहे से ब्राउन स्पॉट तो आपका लीव्स में आ गया, वेन्स भी लाहे से डिग्रेड होना चालू हो जाते हैं। कब, जब मैंगनीज टॉक्सिसिटी होगा। टॉक्सिसिटी मतलब मैंगनीज ज़्यादा होगा। हमको क्या लग रहा है, तो ओ मैंगनीज ज़्यादा होने का वजह से ये हो रहा है, बट एक्चुअली मैंगनीज क्या करता है, इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम, ठीक है। सो दोस आर एक्चुअली डिफिशियंसी ऑफ दिस थ्री, दैट इज मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम का डिफिशियंसी का वजह से ब्राउन स्पॉट विद क्लोरेटिक वेन्स हो रहा है। कैसे तो मैं बता रहा हूँ, देखो सुन लो
हो सके तो इसको नोट डाउन कर लेना, बुक में है, मैं नोट डाउन बता देना। देखो मैंगनीज क्या करता है पता है, आपका मैग्नीशियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन में ये इनहिबिट करता है, खुद एब्जॉर्ब होगा, उसको एब्जॉर्ब होने देगा, बदमाशी करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैग्नीशियम थोड़ा बहुत प्रेजेंट है तो वो एंजाइम के साथ अपना बाइंड करेगा, रूबिस को सब के साथ, है कि नहीं। तो मैंगनीज कंपीट करने लगा मैग्नीशियम के साथ, नहीं मैं बाइंड करूँगी, मतलब मैं करूँगा, मैं कंपीट होने दूंगा, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम और नुकसान कम हो रहा है। प्लस कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन में दिकदारी देता है, कैल्शियम अगर शुद्ध एपेक्स में ट्रांसलोकेट होता है उसको ये होने नहीं देता है। सो अल्टीमेटली प्लांट में तो ये सब नहीं पहुंच पा रहा है अच्छे से, ये तीनों अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली डिफिशियंसी तो दिखाई गई ना। और ये सब डिफिशियंसी दिखाना मतलब मैंगनीज खुद का लेवल बढ़ा रहा है, इनको काम करने नहीं दे रहा है, वही तो बोला ना। तो मैंगनीज का लेवल बढ़ गया तो ये सब सिम्टम्स दिख रहा है, तो हमको लगेगा मैंगनीज टॉक्सिसिटी का वैसे हो रहा है, बट नहीं, एक्चुअली में मैंगनीज क्या करता है, इन लोगों के साथ इस तरीके से इंटरफेयर करता है जो मैंने बताया। सो ये जो सिम्टम्स दिखा आपको, ये एक्चुअली क्या है, इन तीनों का कम होने का वजह से ये सिम्टम्स दिखाई देता है हमको, ब्राउन स्पॉट विथ क्लोरेटिक पेन्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ दिस। तो कैसे याद रखोगे, सो मैंगनीज ने मैग्नीशियम को फीका कर दिया, है कि नहीं, मैंगनीज का असर था तो मैग्नीशियम को फीका कर दिया, मतलब प्लांट में इन तीनों का असर को फीका कर दिया, ऐसे याद रखना। सो मैंगनीज टॉक्सिसिटी हो रहा है बट इन तीनों को इंटरफेयर करेगा, इसको मैग्नीशियम को फीका से आयरन, कहाँ से कैल्शियम, समझ रहे हो, एक झटका में याद हो गया, समझ रहे हो। आई होप मैंने इसको 2 बार समझा, समझ में आना चाहिए, ठीक है, एक बार पढ़ो भी, और नहीं समझ में आया तो एक बार बता देना, मैं बता दूंगा। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, हमको पता है ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस कर चुका है एब्जॉर्प्शन का कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। 2 पाथवे होता है आपका एब्जॉर्प्शन का, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट मतलब बिटवीन दी सेल्स, ठीक है। सो वो क्या होगा, बिटवीन दी सेल्स है तो ऑब्वियसली रैपिड इंटेक होता है, कोई एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होता है। सो इट इज़ रैपिड एंड पैसिव प्रोसेस, कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, दैट इज फ्रॉम द आउटर इनटू फ्री, ठीक है, आ रहा है आपका वहाँ से, या तो आउटर स्पेस ऑफ द सेल, सेल का बाहर का ये सेल, ये सब सेल है तो ऐसा जाने वाला है, आउटर स्पेस ऑफ सेल में आने वाला है, तो कोई एनर्जी नहीं लेगा एपोप्लास्ट पाथवे में। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है, सेल के अंदर से जाएगा, और ये अंदर आएगा कैसे, वहाँ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, एनर्जी खर्च करके अंदर आना पड़ेगा न्यूट्रिएंट्स को, अगर सिम्प्लास्ट पाथवे से आते हैं तो ऑब्वियसली स्लोली होंगे यहाँ से, प्लस एक्टिवली करना पड़ता है एनर्जी खर्चा करके थ्रू आयोन चैनल्स, क्योंकि हमको पता है सेल मेम्ब्रेन में आपका फॉस्फोलिपिड के साथ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। सो आयन चैनल्स जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का से बनाता है वहाँ से उसको आना पड़ेगा इनर स्पेस में, तो ऑब्वियसली स्लोली होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। सो इस तरीके से 2 पाथवे में ट्रांसपोर्ट होगा, डिटेल्स में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ा दिया मैंने सब, यहाँ तो बस एक हाईलाइटेड पार्ट है ना। ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सोल्यूट का कौन करवाता है नीचे से ऊपर एलिमेंट्स का, ऑब्वियसली कौन करवाता है, वाटर। सो क्या होता है बेसिकली, अगर ये प्लांट है, ठीक है, ऐसा एक प्लांट है, सो प्लांट में कैसे एब्जॉर्ब होने वाला है मटेरियल बताओ। सो पहले क्या होता है, प्लांट में आपका एक पूरा कंटिन्यूस, एक लास्ट चैप्टर में बताया, एक कंटिन्यूसली एक वाटर का स्ट्रीम बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पूल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पूल, ठीक है, एक कंटिन्यूसली एक स्ट्रीम बन जाता है नीचे से ऊपर तक, ठीक है, वाटर का स्ट्रीम जाता रहता है, तो उसी दौरान प्लांट अपना रूट से इसी स्ट्रीम के बहाने, इसी स्ट्रीम के थ्रू आपका एलिमेंट्स भी भेज देता है, मान लिए, पर कैसे मान, मतलब बोल तो दिया साइंटिस्ट लोग ने, पर कैसे मान ले। सो इसके बारे में साइंटिस्ट लोग ने प्रूव किया, साइंटिस्ट लोग ने प्लांट को अच्छे से ग्रो करवाया, और वहाँ रेडियो आइसोटोप, ठीक है, रेडियो आइसोटोप एलिमेंट्स दिए, और ऑब्वियसली वही एलिमेंट्स अवेलेबल है, रेडियो आइसोटोप एलिमेंट्स, तो प्लांट उसी एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेगा। तो बाद में साइंटिस्ट लोगों ने जैलियम को एनालिसिस किया तो देखा, हाँ भाई जैलियम में आपका रेडियो आइसोटोप एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसका मतलब प्लांट का रूट कैसे सप्लाई कर रहा है ऊपर में, तो आपका जैलियम की मदद से ये सब सप्लाई कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, एक ट्रांसपिरेशन पूल बनेगा, उसी रास्ते में ये ट्रांसपोर्ट कर देगा उसी के साथ साथ। सो इससे पता चला कि सोल्यूट का ट्रांसलोकेशन कौन करेगा, जाइलम, ठीक है। सोज द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स मतलब जाइलम ही करवाता है, सो ऑलरेडी देख लिया। सो नाउ एक और एक टॉपिक है आपका कि वही है डिफिशियंसी हुआ तो प्लांट में प्रॉब्लम होगा, और हमको पता है NPK, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को चाहिए होता है, और नहीं हुआ तो डिफिशियंसी होगा। सो ये सब मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो अगर कम हुआ तो फर्टिलाइजर की मदद से डाला जाता है, डाल देते हैं लोग, ठीक है, बिकॉज दिस आर रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट बाय प्लांट्स, NPKs एस भी सल्फर भी, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की मदद से, मैक्रोन्यूट्रिएंट याद रखना, ठीक है।
सो 2 मिनट में एनसीईआरटी स्पीड करवा ही देता हूँ। चलो, सो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या कंडीशन है ऑलरेडी बता दिया, एक बार जस्ट हाईलाइट दिखा रहा हूँ मैं बस, ठीक है, ऑलरेडी बता दिया सब कुछ। ये सब कौन है, नो एलिमेंटेड ट्रिक भी बता दिया, ठीक है। और हमको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सोर्स तो आपका क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CHO का सोर्स, बट अदर एलिमेंट्स और नाइट्रोजन्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू सॉइल। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है बता दिया मैंने, ट्रिक भी बता दिया, एसेंशियल क्या है, CC-NACO सब बता दिया, ठीक है ना। फंक्शन के बेसिस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, बायोमोलिकुल्स, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स, कोई सम एक्टिवेट और इनिवेट एंजाइम एंड अल्टरेट द ऑस्मोटिक पोटेंशियल दैट इज पोटेशियम, ऑलरेडी बता दिया, नोट्स में है, ठीक है ना। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ऑलरेडी हम एक का रोल 13 से 13 का हमको पढ़ना है, 13 तो ऑलरेडी पता है। नाइट्रोजन का सब कुछ बता दिया, एकदम सारा पॉइंट उठा के मैंने समझा दिया सब चीज़, ठीक है, कौन से फॉर्म में ऑब्जर्व होता है सब बता दिया है। फॉस्फोरस भी बता दिया, पोटेशियम भी बता दिया, कैल्शियम भी बता दिया, सब कुछ एवरीथिंग। आप जाके उस नोट से यहाँ कंपेयर करो, एक भी चीज़ नहीं छूटा है, तो इट्स बेटर वहीं से इसको देख लेना, यहाँ कन्फ्यूज होने से बढ़िया वहीं से याद रखना। फिर भी एक बार देख लो, दिखा देता हूँ, मतलब सब चीज़ बता के रखा है, ठीक है। सो 13 पढ़ लिया। फिर डिफिशियंसी सिम्टम्स, एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन चाहिए था, उसके नीचे होने से आपका डिफिशियंसी हो जाएगा और ज़्यादा होने से टॉक्सिसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ऑब्वियसली आपका डिफिशियंसी होने से काफ़ी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होगा जो इंडिकेट करवाएगा आपका डिफिशियंसी सिम्टम, ठीक है। एंड उसके वजह से होने से क्या होगा, अल्टीमेटली प्लांट का डेथ हो जाएगा। प्लस डिफिशियंसी सिम्टम्स जो होता है वो डिपेंड करता है आपका मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्लांट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिवली मोबिलाइज विद इन द प्लांट एलिमेंट जो होता है वो कहाँ जाएंगे, ओल्डर से यंगर पार्ट में चले जाएंगे। सो इस समय में अगर मोबाइल है तो डिफिशियंसी सिम्टम्स किस में आएगा, ओल्डर टिश्यू में, ठीक है। सो इसको याद रख सकते हो, जैसे कि डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन दी सेनेसेंस स्लिप, बुढ़ापा लिप में याद रख लेना है तीनों, ठीक है। NPM याद रख लेना, NPM MPN ऐसे याद रख लेना। और ओल्डर लीव्स में आपका डिफिशियंसी सिम्टम्स कब पहले आएगा, ओल्डर लीफ में तो आएगा जब मोबाइल होगा, और यंगर लीव्स में कब आएगा आपका डिफिशियंसी सिम्टम्स, यंगर लीव्स में जब आपका जो मोबाइल होता है वो इमोबाइल एलिमेंट हो, क्योंकि उनके पास ट्रांसलोकेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये चीज़ वहीं शॉर्टली लिख के अच्छे से समझा दिया मैंने पूरा कंसेप्ट को। नाउ काइंड ऑफ दी सिम्टम्स लाइक क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर फोल्ड ऑफ लीव्स, बर्ड्स, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये सब हमने अच्छे से देखा। क्लोरोसिस, ठीक है, मोंग पांग में फिर से मंजन का वैसे होता है, प्लस आपका नेक्रोसिस, ठीक है, प्लस काकू मांग में करीना, प्लस आपका कौन कौन सेल डिवीजन इनिबिट करेगा, किसकी वजह से आपका फ्लावरिंग में डिले होगा, सब बता दिया मैंने, ठीक है। प्लस टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो ऑलरेडी बता दिया है कि टॉक्सिसिटी मतलब जब इंक्रीज एक्सेस में प्रेजेंट होगा, और जब 10% से आपका ड्राई वेट रिड्यूस हो जाएगा तो समझ लो ज़्यादा प्रेजेंट है आपका, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि टॉक्सिसिटी लेवल अलग अलग होता है और वो अलग अलग प्लांट में वेराई करता है। और कभी कभी क्या होता है आपका एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट अब एक्सेस हो जाता है, इसका मतलब वो इनिबिट करता है अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट, जैसे कि मैंगनीज के केस में मैंगनीज ने मैग्नीशियम को फीका कर दिया, वो मैग्नीशियम आपका आयरन एंड कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में दिकदार करता है, इसलिए उसका हो गया। डेट इज़ कि मैंगनीज क्या करता है, आपका मैंगनीज कम्पीट करता है आयरन और मैग्नीशियम के साथ फॉर द अपटेक, और मैग्नीशियम के साथ और भी कम्पीट करता है आपका कि वो एंजाइम के साथ बाइंड ना कर पाओ, प्लस ये इनिबिट करता है कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन इन सूट एपेक्स। तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने का वजह से हमको ब्राउन स्पॉट क्लोरेटिक वेन दिखता है, पर एक्चुअली वो इन तीनों का डिफिशियंसी का वजह से दिखता है। क्यों? क्योंकि मैंगनीज का लेवल ज़्यादा हो गया इन तीनों को रोक के, तो इन तीनों का डिफिशियंसी हुआ ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर मैकेनिज्म सिंपलेस्ट एपोप्लस सारा कहानी एक छोटा बातें में समझा दिया। ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूस, ठीक है, रेडियो आइसोटोप मिनरल एलिमेंट्स करके साइंटिस्ट लोगों ने देखा तो, और जाइलम का एनालिसिस किया तो पता चला हाँ भाई जाइलम ही कैरी करता है। एंड सॉइल इज ए रिजर्वेयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। ऑब्वियसली सॉइल में सब प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से बनाए सॉइल में, वो रूट जो ऑब्जर्व करता है, डेटा फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है। मोसेस और लाइकेन पहले उसको कॉलोनाइज करते हैं, चैप्टर 3 पढ़ा चुका है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। एंड इसलिए सॉइल्स आर रिच इन आयन्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, सब कुछ वहीं से डिराइव होता है। सिंस दे आर डिराइव फ्रॉम रॉक मिनरल्स, इसलिए
प्लांट का न्यूट्रिशन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, सो वही है, अगर आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट हुआ तो डिफिशियंसी दिखने लग जाएगा। प्लस सॉइल नॉट ओनली सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स, सिर्फ मिनरल न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बट ऑल्सो हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि नेक्स्ट देखेंगे हम। कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं, वाटर को होल्ड भी करते हैं सॉइल, देखो कितना काम है। प्लस एयर भी सप्लाई करते हैं रूट का, एंड एक्ट एज ए मैट्रिक्स फॉर स्टेबलाइज द प्लांट को एनकरेज करने में भी हेल्प करते हैं। और डिफिशियंसी होने से तो क्रॉप यील्ड में तो नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज एनपीकेएस एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट याद रखना, कॉपर, जिंक, आयरन एंड मैंगनीज मेनली आपका फर्टिलाइजर के थ्रू से बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दिया जाता है, प्लांट को जितना चाहिए होता है इस पर दी नीड। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, रिकॉर्डिंग टाइम भी ओवर, वो स्टार्ट करूँगा 10 मिनट में ख़त्म, चैप्टर ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। उसके बाद आपको बस नोट्स को 2-3 बार 5 बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है गाइस, सब मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, कैसे होता है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे फिक्स किया जाता है, क्या क्या तरीका है, एंड डिटेल्स में पढ़ेंगे हाउ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना इजी नहीं है, क्योंकि उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो सब नहीं कर पाता है, सिर्फ बैक्टीरिया ही कर पाते हैं। ठीक है, और वैसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं कीमोटोट्रोप, मतलब केमिकल से वो बैक्टीरिया अपना एनर्जी डिराइव करते हैं, ये बॉन्ड को तोड़ के इसका एनर्जी को यूटिलाइज करके वो अपना एटीपी बनाते हैं सब बैक्टीरिया। हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सो नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट करने से पहले नाइट्रोजन के बारे में हमको जानना चाहिए कि इट इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स में चाहिए होता है। फंक्शन तो हमने इसका देख ही लिया पिछले स्लाइड में क्या क्या फंक्शन था। ठीक है, बिकॉज इट इज डी कंस्टिट्यूट ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप रहेगा NH3, तो नाइट्रोजन है। प्रोटीन, अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बन रहा है। हार्मोन भी देखा हमने, फिर आपका साइटोकाइनिन जैसा हार्मोन। ठीक है, तो इस सब में आपका नाइट्रोजन रहता ही रहता है। सो इट बिकम्स ए लिमिटेड न्यूट्रिएंट, क्योंकि आपका प्लांट के साथ साथ सॉइल में आपका माइक्रोब्स भी कम्पीट करते हैं कि मुझे चाहिए नाइट्रोजन, मुझे चाहिए नाइट्रोजन। सो ये लिमिटेड न्यूट्रिएंट बन जाता है, बहुत नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, खेती बाड़ी में भी आपका ये लिमिटेड बन जाता है। अगर लिमिटिंग न्यूट्रिएंट मतलब ये नहीं रहा तो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो इकोसिस्टम। ठीक है, तो एक लिमिटेड न्यूट्रिएंट बन जाता है नाइट्रोजन, तो बहुत ज़रूरी है। तो इसका साइक्लिंग होना बहुत ज़रूरी है। डेट इज साइक्लिंग मतलब क्या, सीरीज ऑफ इवेंट बाय विच नाइट्रोजन सर्कुलेट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म और एटमॉस्फेयर के बीच में जो सर्कुलेशन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। मतलब एटमॉस्फेयर में या लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर से एटमॉस्फेयर में कोई बैक्टीरिया जो है फिर से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देगा, फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इसका एक साइकिल अभी दिखाऊंगा तो ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, सो वही नाइट्रोजन प्लांट हमको पता है कौन से फॉर्म में ऑब्जर्व करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में, है कि नहीं, NO3- के फॉर्म में प्लांट ऑब्जर्व करता है मेनली। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सबसे पहले तो एमोनिया में कन्वर्ट होना जरूरी है, बाद में वो नाइट्रेट और नाइट्रेट बनेगा, हम देखेंगे। सो यही प्रोसेस नाइट्रोजन को आपका एमोनिया में कन्वर्ट होने को हम बोलते हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन से। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हम बोलते हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये एमोनिया जो है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो एमोनिया में बन सकता है थ्रू इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब इंडस्ट्री से, जैसे इंडस्ट्रियल कंबसन होता है, काफ़ी हीट जनरेट होता है, या फॉरेस्ट फायर, या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इस सब का वैसे आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो एमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। या फिर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे UV रेस, लाइटनिंग, उसके वजह से भी इतना कड़ाकेदार मतलब पावर होता है कि आपका ये ट्रिपल बॉन्ड को, नाइट्रोजन का दोनों का ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के नाइट्रेट या एमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेचुरली ये सबसे। और अगर ना एमोनिया में कन्वर्ट हो गया तो एमोनिया सबसे पहले ऑक्सीडाइज होता है आपका नाइट्राइट में, सॉइल में। ठीक है, ये सॉइल में, और सॉइल के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया करता है ये काम, कैसे तुम्हें बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और आपका प्लांट बायोमास हो या एनिमल बायोमास हो, जब वो मर जाते हैं हमारे बॉडी में, जो भी अभी इफ़ यू बिकम डेड, तो हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन थे तो डिग्रेड होंगे ना। प्रोटीन में क्या था, नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन तो वैसे ही रहेगा, एनिमल का भी सिमिलरली बायोमास में रहेगा। सो जो डिकेइंग बायोमास है, डिकेइंग मैटर से जो नाइट्रोजन सोर्स रह जाता है, उसको अगर एमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे एमोनोफिकेशन। ठीक है, डिकेइंग बायोमास से एमोनिया बन रहे थे क्या, एमोनोफिकेशन।
सिंपली नाइट्रोजन से अमोनिया बनाते क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में बना दिए तो हम क्या बोलेंगे, लिविंग है ना, तो हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। और काफ़ी बार क्या होता है, नाइट्रेट जो सोल में प्रेजेंट होता रहता है, इतना मुश्किल से बना रहता है, वो वापस से आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ये कोई कोई बदमाश वाला बैक्टीरिया करते हैं, देते स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, याद रखना। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस ऐसा बैक्टीरिया है जो सॉइल का नाइट्रेट को रिड्यूस करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वापस कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए तो रिसाइकलिंग हो रहा है, देखो यहाँ से फिर एटमॉस्फेयर में गया, वो वापस से आपका वापस में आपका एमोनिया में कन्वर्ट होगा, फिर से ऐसा ये कर देते हैं कोई कोई बैक्टीरिया। कौन कौन बैक्टीरिया, तो स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेंट्रीफिकेशन। क्या, डेंट्रीफिकेशन कहते हैं। और एमोनिया को आपका नाइट्राइट पहले फिर नाइट्रेट बनाने में जो बैक्टीरिया बनाता है सॉइल में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रीफिकेशन। क्या, नाइट्रीफिकेशन। सो कुछ कुछ टर्म आया है, क्लियर आई थिंक। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन से एमोनिया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कोई ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके एमोनिया बनाएगा, थोड़ा देर में पढ़ेंगे। डेड एंड डिकेइंग मैटर से आपका अगर एमोनिया बनता है तो एमोनोफिकेशन। नाइट्रेट काफ़ी बार रिड्यूस हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, उसे हम बोलते हैं डेंट्रीफिकेशन। हेल्प कौन करता है देख लेना। और एमोनिया जो हो चुका है, और एमोनिया से आपका पहले नाइट्राइट बनेगा, फिर आपका वो फादर ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट बनेगा, तो ये भी बैक्टीरिया करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन। कौन कौन बैक्टीरिया, तो ध्यान देना। सो पहले एमोनिया आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू नाइट्राइट। क्या, नाइट्राइट विद द हेल्प ऑफ 2 बैक्टीरिया। देखो नाइट्राइट मतलब NO2, सो 2 ऑक्सीजन लगना है, तो देखो ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें 2 O लगा हुआ है, ऐसे याद रखना। नाइट्रोमोनस 2 लगा हुआ है एंड नाइट्रोकोकस, सो 2 लगा हुआ है क्योंकि नाइट्रेट में NO2 है। सो ये 2 बैक्टीरिया है इसका, ठीक है, तुम इसे याद रख सकते हो, डेट इज नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोमोनस। या M और C से भी याद रख सकते हो, M से मतलब नाइट्रोमोनस, C से नाइट्रोकोकस, या 2 O से याद रख सकते हो, ठीक है। और ये उसका रिएक्शन है, देख लेना रिएक्शन। प्लस ये नाइट्राइट जो इट विल फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रेट NO3- में। और ये कौन करता है, तो ये पहला था, तो ये दूसरा स्टेप है ना, तो ये बी, ए के बाद कहता है बी, ऐसे याद रखना, दैट इज नाइट्रो बी से बेसिलस, ऐसे याद रख सकते हो। एंड दिस बैक्टीरिया आर केमोऑटोट्रॉप्स, मतलब ये केमिकल से, इनका बॉन्ड ब्रेकिंग से ये अपना एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना ATP प्रोडक्शन करवाते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करवाते हैं। सो केमिकल से अपना खाना बेसिकली बना रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा बैक्टीरिया को हम नाइट्रोमोनस, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैसिलस को हम क्या बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे, क्या टर्म था अभी तो बोला मैंने, क्या बोलते हैं ऐसा बैक्टीरिया को हम, केमोऑटोट्रॉप, जो कि चैप्टर 2 में बताया था, पर वहाँ एग्जाम्पल नहीं बताया था, मैंने बोला था यहाँ बताऊँगा, ठीक है। सो हो गया ये आपका नाइट्रोजन साइकिल, सारा चीज़ कैसे होता है, सारा टर्म एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग। अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट इज बैक्टीरिया से फिक्स कर सकता है, कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया आपका फ्री लिविंग हो सकता है। दे में भी यू बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, डेट इज साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं या यू बैक्टीरिया हो सकते हैं। यू बैक्टीरिया में भी एरोबिक बैक्टीरिया हो सकते हैं या एनारोबिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, याद रखना है सब। एरोबिक बैक्टीरिया में आपका आ जाएगा AB से याद रख लेना, ठीक है, दैट इज एजोबैक्टर, बेजोनिकिया एंड एजोस्पेरिलियम, याद रखना। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। और कोई कोई एनारोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम एंड रोडिस्पेरिलम, याद रखना इसको। एंड ब्लू ग्रीन अलगे डेट इज साइनोबैक्टीरिया, हमको पता है नोस्टोक एनाबिना, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, दे आर फ्री लिविंग। और दे में एनाबिना जो है वो एसोसिएटेड भी रह सकता है, नोस्टोक एनाबिना एसोसिएटेड भी रह सकते हैं साइकस का कैरोलोइड रूट के साथ, पढ़ा है मैंने प्लांट किंगडम में, साइकस में कैरोलोइड रूट होता है। या फिर फंड बोले तो एजोला फंड के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। प्लस ये छोड़ दो, ये एग्जांपल छोड़ो, ओसिलेटेरिया, ये भी आपका साइनोबैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, ठीक है। सो ये जो बैक्टीरिया बताइए क्या है, फ्री लिविंग है, अपना बिंदास अकेला रहता है, फिक्स कर देता है सॉइल में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, बॉन्ड को तोड़ते हैं ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। और इसमें भी कौन एरोबिक है कौन एरोबिक है वो ध्यान देना है आपको। नाउ कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपका सिम्बायोटिकली फिक्स करते हैं, सिम्बायोटिक मतलब किसी के एसोसिएशन में, सिम्बायोटिकली फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, मतलब किसी के एसोसिएशन में। और उसका एग्जांपल अगर लेज्यूमिनस प्लांट दैट इज बीन के प्लांट के साथ अगर मेनली एसोसिएटेड रहा तो बैक्टीरिया याद रखना राइजोबियम, कौन रहेगा,
राइजोबियम याद रखना। राइजोबियम इसे बैक्टीरिया विच इज एसोसिएटेड विद लेज्यूमिनस प्लांट और नाइट्रोजन फिक्स करता है। पर अकेला एक चीज़ ध्यान रखना, ये अकेला सॉइल में रहने से फ्री लिविंग है। इन सॉइल इट इज़ फ्री लिविंग, बट ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन आ जाता है तो उसके साथ मिलकर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करेगा, अकेला नहीं कर पाएगा, फ्री लिविंग है। सो किस किस प्लांट में बाइंड करके करता है? सो अल्फाफा प्लांट याद रखना, इसका होस्ट प्लांट राइजोबियम का। अब ये सब लीजिए, देखो स्वीट पी, स्वीट क्लोवर से याद रख लेना, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी प्लांट। फिर लेंटिल्स एक तरह अलग टाइम आ रहा, फिर गार्डन पी, फिर बीन देखो, ब्रोड बीन, क्लोवर बीन। सो होस्ट प्लान आएगा, कोई भी एक डाल के पूछेगा कि कौन सा होस्ट है राइजोबियम का, तो आपको बताना पड़ेगा। सो उसका होस्ट प्लान तो याद रख लेना, इसलिए यहाँ सीक्वेंस में बढ़िया से दिया हुआ है, ठीक है। और कभी कभी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे बैक्टीरिया, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहेंगे बट नॉन लेज्यूमिनस प्लांट के साथ। किसके? विथ नॉन लेज्यूमिनस प्लांट, नॉन लेज्यूमिनस प्लांट। दैट इज की कौन बैक्टीरिया है ये? फ्रैंकिया बैक्टीरिया रहता है कौन से प्लांट के साथ? अनलस प्लांट के साथ एसोसिएटेड रहता है, याद रखना। अनलस नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, और बैक्टीरिया कौन है? फ्रैंकिया, याद रख लेना। क्लियर है? सो बस अब ये क्लियर है तो एक राइजोबियम का एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं कैसे ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है लेज्यूमिनस प्लांट में, क्या होता है कि अगर ये लेज्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, ऐसा उग रहा है, तो इसका रूट जब देखोगे आप, तो रूट में इस तरीके से नोड्यूल्स बने रहते हैं। देख रहे हो, इस तरीके से आपका रूट्स में जो है नोड्यूल्स बना रहता है, ठीक है, नोड्यूल्स बना रहता है इस तरीके से, गोला गोला स्ट्रक्चर। और इस गोले स्ट्रक्चर को आप जब निकाल के लाओगे इस तरीके से, और उसको आप काट के देखोगे इस तरीके से, ऐसा है ना, इसको काट के जब देखोगे आप, तो आपको दिखाई देगा कि बीच में आपका जो है रेड रहता है, ये बीच में आपका क्या रहता है, ये जो नोड्यूल्स रहते हैं बीच में लेग रेड रहता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग हेमोग्लोबिन। क्या? लेग हेमोग्लोबिन। लेग हेमोग्लोबिन का प्रेजेंस होने की वजह से वो बीच में लाल हो जाता है। और ये लेग हेमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर होते हैं, ऑक्सीजन को हटा देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजनस एंजाइम होना पड़ेगा, ठीक है। और नाइट्रोजनस एंजाइम एनेरोबिक कंडीशन में काम करता है, याद रखना। कब? एनेरोबिक कंडीशन में। सो अभी देखेंगे, ठीक है। सो देखो, सो सबसे पहले नोड्यूल फॉर्मेशन होना जरूरी है, और नोड्यूल फॉर्मेशन आपका जॉइंट एक्टिविटी से होगा लेज्यूम्स का, लेज्यूमिनस प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। तो कैसे ये बताता हूँ, देखो कैसे। सो पहले क्या होता है, सॉइल रहता है, सॉइल्स में आपका रूट है, ठीक है। तो पहले उनके बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन होगा, किसके बीच में? बैक्टीरिया एंड रूट्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट्स के बीच में। अभी मैं फिगर दिखाऊंगा, पहले समझ लो, एक बार बता रहा हूँ। म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, राइजोबियम जो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, बहुत मल्टीप्लाई करेगा और कॉलोनाइज कर देगा, ठीक है। दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ राइजोबियम्स टेक्स प्लेस, ठीक है, अराउंड द रूट, ठीक है। अब रूट को सिग्नल मिल गया, बहुत बन गया, तो रूट लाइसे कर्ल्ड हो जाएगा अब, ड्यू टू विच द कर्लिंग ऑफ रूट हेयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड्स टेक प्लेस। कि रूट ऐसा जो है आपका कर्ल हो जाएगा और इनके बीच एक रास्ता बन जाएगा बैक्टीरिया का, जिससे आप क्या बोलोगे, जिससे बैक्टीरिया एंटर मारेगा रूट के बीच से कर्ल होने के बाद, उसे आप क्या बोलोगे, इन्फेक्शियस थ्रेड बोलोगे आप, ठीक है। थ्रू विच बैक्टीरिया जो है रूट का कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल रीजन में चला जाएगा, और बैक्टीरिया एक बार वहाँ चला गया तो उसका क्या बोलोगे, बैक्टीरोइड्स बोलोगे। क्या? बैक्टीरोइड्स, याद रखना, ठीक है। और रूट का कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, ये सब एनाटॉमी में पढ़ा के रखा हुआ है, नहीं देखा है तो वो भी देखना जरूरी है, उसके बाद ये सब पढ़ना है, तो तब भी चलेगा। तब क्या होगा आपका नोड्यूल इनिशिएशन। नोड्यूल मतलब क्या? सेल का गुच्छा बन जाएगा, बहुत सारा सेल्स उठ जाएंगे ट्यूमर्स की तरह, ठीक है। सो जैसे आपका इन्फेक्शियस थ्रेड आपका जो है, आपका बैक्टीरिया अंदर जाने लग जाता है कॉर्टेक्स पेरिसाइकल रीजन में, तो नोड्यूल इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ? कॉर्टेक्स रीजन में, बाय सेल डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन होते रहते हैं सेल्स का वहाँ, कॉर्टेक्स रीजन का सेल, तो नोड्यूल कहाँ बनेगा? कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। तो सेल्स का जगह नहीं होता तो ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से, और तब बैक्टीरिया रिलीज हो जाता है इन्फेक्शियस थ्रेड से, कहाँ में? इनटू द सेल, और डिफरेंशिएट करने लग जाता है स्पेशल नाइट्रोजन फिक्स सेल। मतलब जैसे हमको पता है चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि नोस्टॉक में क्या होता है, आपका हेटेरोसिस्ट सेल होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा, और इसी तरीके से इसमें भी बैक्टीरिया रिलीज होकर सेल को स्पेशलाइज करवाने लग जाते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर पाए, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हम लोग का नाइट्रोजनस एंजाइम। देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, 2 अमोनिया में रिड्यूस करके, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। सो कैसे? और नाइट्रोजनस क्या है? नाइट्रोजनस नथिंग बट मोलिब्डेनम एंड आयरन प्रोटीन, दैट इज मोफी प्रोटीन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? तो एमोनिया है। कैसे? तो वो भी हम देखेंगे अभी। सो ये स्टेप सारा समझ में आए यहाँ तक।
ठीक है, तो इसको एक बार मैं दिखाता हूँ आपको फिगर से। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स इन दिस सोयाबीन का कॉर्टेक्स रीजन में। देखो सो इनिशियल स्टेप में क्या था आपका, देखो ये सॉइल है, ये बैक्टीरिया है और ये रूट हेयर से जब वो मल्टीप्लाई कर दिया बैक्टीरिया तो ये रूट हेयर आपका कर्ल हो गया, हुक लाइक बन गया। सो देखो राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, कंटेक्ट ससेप्टेबल रूट हेयर से कंटेक्ट होता है और वहाँ डिवाइड करने लग जाता है। उसके बाद सक्सेसफुल इन्फेक्शन होने के बाद रूट हेयर क्या होता है, कर्ल हो जाता है। उसके बाद उनके बीच में देखो एक रास्ता बना है जहाँ से बैक्टीरिया एंटर मारेगा, उसे क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस थ्रेड। सो सी में क्या हो रहा है आपका ये स्टेप में कि इन्फेक्शियस थ्रेड कैरीज द बैक्टीरिया टू द इनर कॉर्टेक्स, द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड इनटू द रॉड शेप बैक्टीरियोइड रॉड शेप होते हैं अंदर जाके, ठीक है, मॉडिफाई हो जाते हैं और वो इनर कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स को कोस करते हैं डिवाइड करें। ये सब डिवाइड करेंगे ताकि ऐसा इस तरीके से ये देखो मल्टीपल डिवाइड करके नोड्यूल बन जाए, थैला लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है। सो डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ द कॉर्टिकल्स एंड पेरिसाइकल सेल्स लीड टू द नोड्यूल फॉर्मेशन। और बाद में एक मैच्योर्ड नोड्यूल बन जाता है, ठीक है, जिसका पास कंप्लीट वास्कुलर कनेक्शन होता है विद द रूट के साथ आराम से उसका कनेक्शन रहेगा। क्लियर है। सो क्या होता है उसका कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसमें आपका कौन, नाइट्रोजनस एंजाइम। सो देखो ये एंजाइम है नाइट्रोजनस और ये इसका एक्टिव साइड है, ठीक है। सो क्या करेगा नाइट्रोजनस एंजाइम, ये सबस्ट्रेट हो गया, नाइट्रोजन जो है ये सबस्ट्रेट हो गया, ये क्या करेगा जाके बाइंड करेगा इसके साथ, नाइट्रोजनस एंजाइम के साथ। और ये नाइट्रोजनस एंजाइम कहाँ रहेगा आपका, ये नाइट्रोजनस एंजाइम रहेगा आपका नोड्यूल्स में ही। नोड्यूल्स में नाइट्रोजनस एंजाइम भी रहेगा और लेग हेमोग्लोबिन भी रहेगा। ये नोड्यूल्स है और नोड्यूल्स का सेंटर रेड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग हेमोग्लोबिन, ठीक है, पिंक कलर हो जाता है। और लेग हेमोग्लोबिन क्या करता है, यहाँ का ऑक्सीजन सारा गायब कर देता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, बिकॉज ये एंजाइम नाइट्रोजनस एंजाइम इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही काम करेगा। तो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब लेग हेमोग्लोबिन अपना काम कर दिया तो ये नाइट्रोजनस एंजाइम के एक्टिव साइड में पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाइंड करेगा, बाइंड करके उनका रिडक्शन होगा, 2 हाइड्रोजन ऐड होगा तो ऐसे बनेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, फिर से और रिडक्शन होगा और 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, NH2 थर्ड रिडक्शन में आपका 3 हाइड्रोजन ऐड हो गया, NH2 NH3 NH3 और इन आपस में इनके बीच में भी बॉन्ड टूट गया। सो ये 2 एमोनिया रिलीज हो जाएंगे और ये नाइट्रोजनस एंजाइम अनदर साइकिल के लिए रेडी है ताकि दूसरा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करे और आपका जो है डेट इज एमोनिया में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। और इसका रिएक्शन देखें तो इसका रिएक्शन क्या है, ठीक है। सो ये इसका रिएक्शन डेट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए आपको 2 एमोनिया लगेंगे नाइट्रोजनस एंजाइम से, उसके लिए आपको 16 ATP खर्च होता है। तो 16 ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, 8 इलेक्ट्रॉन 8 H+ लगता है, डेट इज 6 आपका तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, 2 यहाँ है तो वो भी बैलेंस हो गया, H+ भी बैलेंस हो गया। तो अल्टीमेटली एक NH3 बनाने 2 के लिए 16 ATP लग रहा है, तो एक एमोनिया बनाने के लिए कितना लगेगा, 1 ATP। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। सो क्लियर है, चलो सो ये समझ गए होगा आप, ठीक है। सो देखो जो नोड्यूल बना, नोड्यूल्स कंटेन लेग हेमोग्लोबिन क्या करता है, पिंक कलर प्रोड्यूस करता है सेंटर में, क्योंकि हेमोग्लोबिन है तो कलर पिगमेंट होगा लेग हेमोग्लोबिन, एंड दैट इज स्कैवेंजर ऑफ ऑक्सीजन को गायब करता है, डेट इज प्रोड्यूसेस एनारोबिक कंडीशन विच इज एसेंशियल फॉर द एंजाइम नाइट्रोजिनस। क्योंकि नाइट्रोजिनस अपना कैटालाइटिक एक्टिविटी कब दिखाएगा, ये कैटालाइटिक एंजाइम है जो कन्वर्ट कर देता है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू एमोनिया, जो कि हमने अभी देखा। पर इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस हाईली सेंसिटिव है ऑक्सीजन को, वो काम नहीं करेगा, तो इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए होता है। और वो कौन प्रोवाइड कर दिया, लेग हेमोग्लोबिन। सो इस तरीके से अपना दोनों मिलकर काम कर लेंगे। और ये देख ही लिया हमने इक्वेशन। तो एक अमोनिया बनाने के लिए ATP चाहिए। नाउ व्हाट आर द फेट ऑफ एमोनिया। एमोनिया जो बन गया आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो फिक्स हो गया लेज्यूमिनस प्लांट में, उस एमोनिया का अब क्या होगा, कुछ तो काम होगा ना, फैट। उसका काम क्या होगा, भविष्य क्या क्या होने वाला है, फैट। तो एमोनिया बनने के बाद प्लांट हो तो एमोनिया फॉर्म में ऑब्जर्व कर लेगा या तो एमोनियम आयन के फॉर्म में ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। प्लांट जो है मतलब फादर वहाँ बैक्टीरिया नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट जो हमने देखा, और तब प्लांट ऑब्जर्व करने लगेगा, या एमोनिया से ही या एमोनियम आयन के फॉर्म में ही प्लांट जो है काम चलाना चालू कर लेगा अपना, ठीक है, ठीक है। सो हमको पता है वही चीज़ कि मोस्टली नाइट्रेट या एमोनिया का फॉर्म में आपका ऑब्जर्व होता है नाइट्रेट का फॉर्म में होता है, बट ये प्रोटोनेट होके एक नॉर्मल पीएच कंडीशन में, फिजियोलॉजिकल पीएच में ये एमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। बट नाइट्रेट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल और एमोनियम आयन टॉक्सिक होता है, इसलिए ये एमोनियम आयन के फॉर्म में प्लांट में स्टोर नहीं हो सकता, बट नाइट्रेट जाके हो सकता है स्टोर, इसलिए उसी फॉर्म में ऑब्जर्व होता है।
सो ये अमोनियम आयन जो है ये आपका मेनली प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। सो देयर आर 2 पाथवे जिससे ये प्रोटीन बना पाएगा, अमोनियम आयन जो भी एब्जॉर्ब होंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। रिडक्शन होगा, एमिनेशन मतलब क्या होगा इसमें देखो, अल्फा क्लीटोग्लूटारिक एसिड के साथ ये अमोनियम आयन रिड्यूस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, और एंजाइम्स क्या है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, और ये अमोनियम आयन इसके साथ बाइंड करके क्या बना देगा, कीटोग्लूटामिक एसिड के साथ बाइंड करके ग्लूटामिक एसिड बना देगा, रिड्यूस कर देगा इसको, और वाटर NADP रिलीज कर देगा। पहला एमाइनो एसिड बना दिया, इस तरीके से एमाइनो एसिड बनाएगा कीटो एसिड के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस करके, ठीक है। रिडक्सिव एमिनेशन, एमाइन ग्रुप ऐड कर रहा है। प्लस दूसरा स्टेप है ट्रांसएमिनेशन, मतलब ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ट्रांसफर बाय द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर। सो ये ग्लूटामिक एसिड है, दिस इज ग्लूटामिक एसिड एंड दिस इज कीटो एसिड जो कि एक्सेप्टर है। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये जो एमाइन ग्रुप होगा ये आपका आ जाके लग जाएगा किसमें, कीटो ग्रुप में, एक्सचेंज हो जाएगा, एमाइन ग्रुप एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड जो बना ना, अब ये दूसरा एमाइनो एसिड बना देगा कैसे, जो ग्लूटामिक एसिड बना अल्फा क्लीटो ग्लूटामिक एसिड से जो ग्लूटामिक एसिड बना, ये ग्लूटामिक एसिड आपका फर्दर जाके एस्पार्टिक एसिड बना सकता है। कैसे, अपने अमोनिया को ट्रांसफर करके कीटो एसिड को देखे, ये कीटो एसिड है जो एक्सेप्ट करेगा, और ये डोनर है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन जाए। सो क्या होगा देखो, ये R1 है पहला एमाइनो एसिड, तो वो बन गया कीटो एसिड, देखो क्योंकि यहाँ का अमोनिया चला गया उसके पास, और ये जाके अमोनिया लग गया कीटो एसिड के पास R2 के साथ, देखो R2 के साथ, तो ये आपका क्या बना दिया, ग्लूटामिक एसिड बन गया एस्पार्टिक एसिड। सो 2 तरीके से एमाइनो एसिड बन जाएंगे, तो इसका ये फेट है, ठीक है। ऑलराइट, एंड एमाइड, हमको पता है कि अमोनियम आयन जो होगा, मतलब अमोनियम आयन जो होगा वो एमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करके एमाइड भी बना लेगा। देखो ये एमाइनो जो है रिएक्ट कर लेगा तो इसके साथ, तो क्या बनेगा, CONH2 बन जाएगा, एमाइड लिंकेज बन जाएगा। और हमको पता है नाइट्रोजन किसके में है, एमाइड में देखो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ में देखो एमाइनो एसिड में एक ही नाइट्रोजन होता है NH3, ठीक है। सो एमाइड में नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है देन एमाइनो एसिड, तो इसलिए प्लांट एमाइड ज़्यादा प्रीफर करते हैं देन एमाइनो एसिड, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में, और जाइलम की तरफ से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड इन सोयाबीन्स, सोयाबीन्स में नाइट्रोजन आपका यूरेट्स का फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है, याद रखना है, यूरेट्स का फॉर्म में, यूरेट्स में आपका नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, डेट इज नाइट्रोजन तो कार्बन रेशियो ज़्यादा होता है, डेट इज नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है यूरेट्स में, तो इसलिए सोयाबीन में आपका यूरेट्स का फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। एक बार बुक दिखा देता हूँ आपको। सो फैट ऑफ एमोनिया, फिजियोलॉजिकल pH, एमोनिया जो है वो प्रोटोनेट हो जाएगा अमोनियम आयन में, while most of the plant assimilate nitrate as well as ammonium B ion, but later that is ammonium ion जो है टॉक्सिक होता है प्लांट के लिए, hence वो एक्युमुलेट नहीं हो सकता। सो हम अभी देखेंगे कि ये अमोनियम आयन कैसे यूज़ करता है, हेल्प होता है आपका एमाइनो एसिड बनाने में प्लांट्स में। 2 वे से बनेंगे, या तो रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है, अमोनिया जो होता है वो रिएक्ट करता है आपका अल्फा क्लीटोग्लूटारिक एसिड के साथ और ग्लूटामिक एसिड बना देगा, इस तरीके से जाके यहाँ रिएक्ट करके आपका ग्लूटामिक एसिड बना देगा, डेट इज ग्लूटामेट, ये ग्लूटामिक एसिड विद हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, और ये ग्लूटामिक एसिड से अमोनिया ट्रांसफर होकर आपका कीटो एसिड में वो क्या बना जाएगा, एस्पार्टिक एसिड। सो ट्रांसएमिनेशन में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू ए कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। सो ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमाइनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ NH2 टेक्स प्लेस एंड द अमाइनो ग्रुप आर प्लेस ऑन द अदर अमाइनो एसिड, एंड वो ट्रांसएमिनेशन के थ्रू से आपका बन जाएगा क्या, वो आपका बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड, सॉरी एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। सो ये डोनर है, ये एमाइन ग्रुप जो है यहाँ का लग जाएगा और ये बन जाएगा आपका एस्पार्टिक एसिड, और ये कीटो एसिड बन जाएगा विद हेल्प ऑफ ट्रांसएमिनेस। और आपका एमोनिया जो है एमाइनो एसिड के साथ बाइंड करके एमाइड भी बना देता है, सिर्फ एमाइनो एसिड के साथ बाइंड करके, और एमाइड में 2 नाइट्रोजन है तो ऑब्वियसली प्लांट उसको प्रीफर करेगा एब्जॉर्प्शन में। सो तो 2 इंपॉर्टेंट मोर्स एमाइड्स आर एस्पाराजिन जो एस्पार्टिक एसिड से बनेगा, ग्लूटामाइन अगर वहाँ एमोनिया लगे तो, ठीक है, ग्लूटामाइन ग्लूटामिक एसिड से बनेगा, फाउंड इन ए प्लांट आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्रोटीन ऑब्वियसली, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड से आपका क्या एमाइड बनेगा, एस्पाराजिन, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामाइन, by addition of another amino group to each. The hydroxyl part of the acid is replaced by another NH2 radical. Since amides contain more nitrogen than amino acid, obviously they are transported to other plants of the plant through xylem vessel. ठीक है, ऑब्वियसली प्लांट भी इसी को प्रीफर करेगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा नाइट्रोजन है और सबको ज़्यादा वाला चीज़ ही चाहिए होता है, ठीक है। बिग बिलियन डे आने से कैसे दौड़ते हो आप लोग, शॉपिंग करना सस्ता में ज़्यादा मिलेगा,
सस्ता का माल बस्ता में जाता है, ठीक है। सो इन एडिशन along with the transpiration stream the nodules of some plants जैसे सोयाबीन भी आपका नाइट्रोजन को एक्सपोर्ट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ यूरेज। यूरेज में नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो ज़्यादा होता है, देखो, जिसकी वजह से ज़्यादा है तो नाइट्रोजन को सभी यूरेज के फॉर्म में लेते हैं। सो दिस आर दी फेट्स। तो गाइस इसके साथ होता है ये चैप्टर ख़त्म। कहीं भी एक्स्ट्रा ट्रिक्स ऑक्स का आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ यहीं कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी प्लस हैंड रिटेन नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब आपको बस पढ़ लेना है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार रहिए, कल आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।